अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। बात मैं सबसे पहले करूँगी रिक्वेस्ट जो नॉवल है उसके बारे में। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नॉवल अभी कंप्लीट हुआ नहीं है या उसकी पीडीएफ नहीं है। मैं आप लोगों को वो कमेंट करके रिप्लाई करके बता देती हूँ। और मैंने ये भी कहा है कि अगर पीडीएफ आप लोगों को मालूम हो जाती है, कंप्लीट होती है, तो मुझे बता दीजिए। अब सालिहा इकबाल की भी नॉवल की इतनी रिक्वेस्ट है, लेकिन मैं सच में कहूँ, आप लोग भी देखिएगा, सिर्फ उनकी पीडीएफ है लेकिन वो भी इनकम्प्लीट है, वो भी फुल नॉवल है नहीं। और उनके ही चैनल के ऊपर सारे नॉवल अपलोड हैं, तो मुझे फिर उसमें भी दिक्कत हो रही है कि मैं कैसे पढूं, क्योंकि ये फिर उनके सिर्फ चैनल के ऊपर है, तो मैं इस तरह नहीं पढ़ सकती हूँ। आप लोग समझ सकते हो, मैं नहीं पढ़ सकती हूँ। अगर पीडीएफ होती है तो फिर मैं पूरा पढ़ लूँ, लेकिन उनके जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर है, तो मैं उस तरह से जाके नहीं पढ़ सकती हूँ। ये मैंने आप लोगों को पहले भी ये बात बोली थी, मैं अब फिर रिटर्न बोल रही हूँ। और कुछ नॉवल अभी जो रिक्वेस्ट मुझे रही है उसके अंदर अभी नॉवल कंप्लीट हुए नहीं हैं, कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं, ऐसे सब है। तो मैं कोशिश करूँगी कि नॉवल अगर जब जब कंप्लीट हो जाए तो मैं पढ़ लूँगी। बस आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा। जैसे आप लोग जानते ही हो कि नॉवल जो भी होते हैं वो अभी आजकल ज़्यादा शॉर्ट नॉवल है भी नहीं। अभी बहुत लॉन्ग लॉन्ग नॉवल अभी राइटर लिखने लग गए हैं, तो नॉवल अभी लॉन्ग ही होती है, शॉर्ट तो बहुत कम है। मेरे को तो मुझे तो मैं जितनी भी रिक्वेस्ट आई है, मेरे को तो सबसे ज़्यादा लॉन्ग नॉवल की ही रिक्वेस्ट रही है। मैं शॉर्ट नॉवल का सोचती हूँ कि शॉर्ट नॉवल हो गए कुछ, तो ऐसा तो बहुत बहुत मुश्किल से मुझे शॉर्ट नॉवल आते हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा सिर्फ लॉन्ग नॉवल होते हैं जिससे वक्त लग ही जाता है। मैंने हमेशा कहा है कि वक्त लगता ही है। बस आप लोग बस एक ही चीज़ कीजिए, आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों की रिक्वेस्ट मैं कंप्लीट करती रहूं, और मैं बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाय ना करते हुए अब करती हूँ नॉवल की तरफ रुख। ये नॉवल की रिक्वेस्ट मुझे की थी खतीजा शेख ने। आई होप सो आपको ये नॉवल पसंद आएगा। और नॉवल का मैं बता दूं, नॉवल कितनी लॉन्ग है अभी तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ, नहीं पता है, थोड़ी बहुत लॉन्ग होगी। और इसका फर्स्ट सीज़न भी है और इसका सेकंड सीज़न भी है, ये 2 सीज़न हैं। और शायद मैं दोनों सीज़न ही पढ़ लूँगी अभी इसके बाद ही। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा आपको नॉवल कैसा लग रहा है। सो कहते हैं नॉवल स्टार्ट। नॉवल नेम है हिसारे मोहब्बत बाय आन फातिमा। एपिसोड 1। वो फाइल की वर्क गर्दानी करने में मसरूफ़ था जब ही फ़ोन पर आने वाली कॉल की तरफ मुतवज्जा हुआ। नाम देखकर हल्की सी मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता किया। हेलो, कैसी है मेरी जान? वो जी जान से फ़ोन की दूसरी तरफ शख्स की तरफ मुतवज्जा हुआ। भाई, आप जल्दी घर आ जाए। आगे से जो उसे कहा गया उसके चेहरे पर फौरी फिक्रमंदी के आसार नजर आए। रिलैक्स रिलैक्स भाई की जान, मैं भी पहुंच रहा हूँ, रोना बंद करो, शाबाश। वो अपनी फाइल समेटते हुए तकरीबन भागते हुए अपनी कैबिन से बाहर निकला और रिसेप्शन की तरफ भागा। मिस अरूबा, अगर डॉक्टर मुश्तबा मेरा कुछ पूछे तो आप इन्हें इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि घर में इमरजेंसी हो गई है, मैं जा रहा हूँ। और रिसेप्शन ये इतला देते हुए बोला, श्योर सर। वो हल्की मुस्कुराहट से बोली, क्योंकि हॉस्पिटल का तमाम स्टाफ जानता था वो अपनी फैमिली से कितना प्यार करता है। और जाते हुए आखिर तक उसे देखने लगी। बिलाशबा वो एक वजीहा मर्द था। माथे पर बिखरे काले बाल, भूरी आंखें, हल्की दाढ़ी, मूछें रखे 27 साल डॉक्टर साइम खान किसी भी लड़की का दिल धड़का सकता था, लेकिन उसने कभी किसी पर ध्यान नहीं दिया। गर्ल्स एलर्जिक कहना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि साइम खान के लिए उसकी फैमिली ही सब कुछ थी। फौजिया बेगम कमरे में दाखिल हुई तो कमरे की हालत देखकर चकरा कर रह गई। एक तकिया बेड से नीचे, आधा बिस्तर, ज़मीन पर किताबें साइड टेबल पर बिखरी हुई, और वो मोहतरमा खुद बिस्तर पर आड़ी तिरछी लेटी सोई हुई थी। उस लड़की का क्या होगा पता नहीं, कब अकल आएगी। फौजिया बेगम को तब भी चढ़ गई थी। आयत, अब अगर तुम 1 मिनट ना उठी तो मैं तुम्हारा एकेडमी जाना बंद कर देना है। फौजिया बेगम ने हमेशा वाला हरबा आजमाया, और इनकी उम्मीद के मुताबिक आयत अगले सेकंड ही हड़बड़ा कर उठ गई। क्या मम्मा? इतना अच्छा ख्वाब देख रही थी, एक शहजादा घोड़े पर सवार मुझे लेने आया है। हाय, लेकिन आपने सारे ख्वाब पर पानी फेंक दिया। फेंका नहीं, नदियाँ ही बहा दी। पिंक नाइट सूट पहने, गोरा शफाफ चेहरा, गुलाबी होठ, हेजल आँखें, 7-21 साल आयत मुँह बसोरे हुए वो फौजिया बेगम को इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने फ़ौरन इसकी बलाएं ले डाली, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया।
चलो जल्दी करो, रेडी होकर नीचे आओ, पता भी है तुम्हारे बाबा का तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं होता। फौजिया बेगम उसे ताकीद करते हुए कमरे से चली गई। पीछे आयत बुरे बुरे मुंह बनाती फ्रेश होने चली गई। 10 मिनट बाद बालों को ऐसे ही पोनी में जकड़े नीचे की तरफ दौड़ लगा दी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके बाबा ने उसके बगैर नाश्ता शुरू नहीं किया होगा। गुड मॉर्निंग बाबा। आदत के मुताबिक इनके गाल पर भूसा देकर चेयर खींच कर बैठ गई। ओहो प्रिंसेस, सलाम करते हैं, कितनी बार बताना पड़ेगा? क्यों मेरी प्यारी बेगम को गुस्सा दिलाती हो आप? मुराद साहब अखबार बंद करके आयत की तरफ मतवज्जा हुए और साथ ही अपनी बेगम को देखकर शरारत से मुस्कुराएं। आपको कोई बात ही नहीं करें, आपके बेजा लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। फौजिया बेगम गुस्सा होते हुए बोली। अच्छा ना, सॉरी डार्लिंग मम्मा, अब नहीं करती, बस आप गुस्सा ना करें। आप जानती है गुस्से में बाबा को आप पर ज़्यादा प्यार आता है। आयत शरारत से इन दोनों को देखकर बोली। हट बेशरम, और चुप करके नाश्ता करो। फौजिया बेगम ने मुस्कुराहट दबाकर सबकी तवज्जो नाश्ते की तरफ मजबूल करवाई। मैं आप दोनों को तो एक बात बताना भूल ही गया, आप दोनों के लिए इस वीकेंड पर एक सरप्राइज़ है। मुराद साहब ने बात का आगाज़ किया। क्या बाबा, जल्दी से बताएं। आयत ने खुश होकर पूछा। फौजिया बेगम भी उन्हीं की तरफ मुतवज्जा थी। जी, तो आयान आ रहा है USA इसी हफ्ते, इसका साल मुकम्मल हो गया है। हमारे साहबजादे का हमारे बगैर दिल नहीं लगता वहाँ, यही UCP में माइग्रेशन करवा ली है उसने। मुराद साहब ने खुश होकर तफसील बताया, जबकि उनकी बात सुनकर आयत और फौजिया बेगम की खुशी देखने लायक थी। सच्ची मेरा बेटा वापस आ रहा है, मैं सब कुछ अपने बेटे की पसंद का बनवाऊंगी। फौजिया बेगम फौरन खुश होकर बोली। ठीक है, आप लोग सब तैयारी कर ले, अब मैं चलता हूँ। आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा, रात में मुलाकात होती है। मुराद साहब रुमाल से मुँह थपथपाते उन्हें ताकीद करते, क्योंकि उन्हें ऑफिस देर हो रही थी। कुरैशी हाउस में मुराद कुरैशी अपनी जोजा फौजिया कुरैशी और एक बेटे आयान कुरैशी और बेटी आयत कुरैशी के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे थे। आयान जो ज़िद करके हायर स्टडी के लिए US गया था, वहाँ दिल ना लगने की वजह से लाहौर की यूनिवर्सिटी UCP में माइग्रेशन करवा चुका था, जबकि आयत अभी यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में पढ़ रही थी। अगर भाई से मुझे डांट पड़ी ना तो मैं तेरा कीमा बना दूंगी। 20 साला अजरा सुर्ख व सफ़ेद रंगत, बाएं गाल पर तिल और दाएं गाल पर बढ़ता डिम्पल उसे और प्यारा बनाता था। लंबी खड़ी सी नाक जो गुस्से की वजह से फुली हुई थी, अपनी ग्रे आंखों से हिजाब को घूरते हुए बोली, क्योंकि उसे शक नहीं था, यकीन था कि उस हरकत के बाद क्लास पक्की है। ओहो आराम कर, कुछ नहीं होता, थोड़ी सी डांट पड़ेगी ना, फिर सोच आइसक्रीम भी तो खाने को मिलेगी। 18 साला हिजाब अपने मखसूस अंदाज में दोनों पोनियों को झल्लाते डार्क ब्राउन आंखों को छोटा करते हुए बोली, जिसमें हमेशा शरारत नाचती रहती थी। महरम आप ही को बता दे क्या, इनकी वजह से बच तो जाएंगे ना? अजरा टेंशन से बोली। अजरा को कोई इस तरह डरते देख लेता तो उसे गश आ जाते, क्योंकि अजरा और टेंशन का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं कोई ज़रूरत नहीं है उन्हें परेशान करने की। और वैसे भी वो अपने रूम में नमाज़ पढ़ रही है और तुम तो ऐसे कर रही हो जैसे भैया तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। हिजाब अपने लापरवाह अंदाज में बोली, दफ़ा हो जाओ तुम मनहूस, मैं जा रही हूँ बाहर गार्डन में, तुम तो पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो। अजरा हिजाब की बातों से तंग आकर चिढ़ते हुए कमरे से चली गई, जबकि पीछे अब हिजाब का अजरा जैसा हाल था। अल्लाह जी प्लीज़ हमें बचा लेना। हिजाब दोनों हाथ उठाकर बोली। गोरा रंग, हेज़ल आंखें, गुलाबी होठ और थोड़ी पर चमकता सियाह तिल, सुतवान नाक पर चमकती लौंग जो इसकी खूबसूरती को ऊपर बढ़ाता था। बालों की कुछ आवारा लटें काम करने की वजह से बिखरी हुई थी, लेकिन फिर भी वह अपने ध्यान में खाना बनाने में मगन थी। जब सायम की आवाज़ सुनकर हैरान होते हुए किचन से बाहर आई, क्योंकि वो जानती थी कि काम के मामले में सायम कितना सख्त और उसूल पसंद है। किसी इमरजेंसी में या तबीयत खराबी में ही होता था कि वो जल्दी घर आए। क्या हुआ भाई, खैरियत है? आज जल्दी आ गई, तबीयत ठीक है आपकी? महरम ने अपने बिखरे बालों को कान के पीछे करते हुए तशवीश से पूछा। गुड़िया हिजाब को क्या हुआ है, कुछ बताया उसने? अजरा का फ़ोन आया था कि हिजाब जब से कॉलेज से आई है रोई जा रही है, इसीलिए जल्दी जल्दी आया हूँ। और मम्मा कहाँ है? सायम ने माथा मसलते हुए बताया और साथ ही मम्मा का पूछा। वो मम्मा के सर में दर्द था तो मैंने उनको पेन किलर दे कर लिटा दिया है कि थोड़ी देर सो जाए, और बाबा भी आने वाले हैं इसीलिए खाना बना रही थी। महरम ने सब कुछ तफसील से बताया। सायम को बेसाख्ता अपनी बहन पर प्यार आया, जो किसी का भी ख्याल करने का मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। कभी अपना भी ख्याल कर लिया करो। इसने महरम को अपने साथ लगाकर प्यार भरी थपकी दी और साथ ही हिजाब के कमरे का रुख किया। उसे सोच सोच कर ही कुछ हो रहा था कि उसकी जान से प्यारी बहन रो रही है, जबकि पीछे महरम इन दोनों के होने वाली दुर्गत और सायम के पागल बनने पर अफसोस ही कर सकती थी। महरम को हंसी भी आ रही थी, वो इन दोनों पर अफसोस भी हो रहा था कि हिजाब और अजरा का कुछ नहीं हो सकता। नफ़ी में करतन हिलाते वो भी हिजाब के कमरे की तरफ चल दी। अब ये तो वक्त ही बताता कि अजरा और हिजाब के साथ क्या होना था।
जिस चीज़ ने उसे नींद में खलल पैदा किया वो अलार्म की आवाज़ थी। उसने अपनी नींद से बोझल होती आंखों को खोलकर घड़ी में देखा तो सारी नींद भग से उड़ गई। उफ, ये क्या, आज ही लेट हो गई। मॉम ने भी नहीं उठाया। वो क्यों उठाएगी भला, वही तो मेरी जॉब के सबसे ज़्यादा खिलाफ है। परिशे सदमे की कैफियत में खुद से मुखातिब हुई, उठी और सर पर हाथ मारकर जल्दी से उठकर अलमारी से कपड़े निकालते फ्रेश होने चली गई। 10 मिनट बाद ड्रेसिंग रूम से बाहर आकर जल्दी जल्दी अपने लंबे बालों की पोनी बनाकर बड़ी बड़ी हेजल ब्राउन आंखों में काजल की बारीक सी लकीर लगाने के बाद होठों पर पिंक ग्लोव्स लगाया और दुपट्टे को हिजाब स्टाइल में लेकर बाहर आई, जहां शाजिया बेगम डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। घर में मुलाजिम होने के बावजूद खाना वो अपने हाथों से बनाती थी। अस्सलाम वालेकुम मॉम डैड। शाजिया बेगम और एहतशाम साहब को सलाम करते जूस का गिलास लबों से लगाया। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, कहाँ की जल्दी है, आराम से पहले नाश्ता तो कर लो। कहाँ भी है, जॉब की ज़रूरत ही क्या है तुम्हें, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी ही करनी है। आप ही कुछ समझाएं उसे, मेरी तो सुन ही नहीं रही। क्या पता आपकी सुन ले। शाजिया बेगम नाराज़ होते हुए बोली। बेगम क्या हो गया, इतनी बड़ी बात तो नहीं है, और वैसे वो कौन सा गैरों के ऑफिस जा रही है, मैंने ज़बान से बात कर ली है। आपको वहाँ कोई भी परेशानी हो तो आपने ज़बान से अंकल से बात करनी है, ओके। एहतशाम साहब ने दोनों को बारी बारी ताकीद की। इसी असना में एहतशाम साहब का बड़ा बेटा अजलान हॉल में दाखिल हुआ। ब्लैक पैंट, वाइट शर्ट, ब्लैक कोट पहने, सियाह बाल जेल से सेट हुए, चेहरे पर संजीदगी लिए और हल्की हल्की दाढ़ी उसकी परवकार शख्सियत को मजीद चार चांद लगा रही थी। 30 साल अजलान अपनी मखसूस मगरूराना अंदाज में चलता हुआ वह एहतशाम साहब की बाएं जानिब चेयर खींच कर बैठा और सबको सलाम किया। एहतशाम साहब मुस्कुराते हुए उसे देखा। भाई, आप मुझे आज छोड़ देंगे ऑफिस प्लीज़। परिशे फौरन मासूम शक्ल बनाकर बोली, जिसे देखकर अजलान शाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। जी छोड़ दूंगा। और ये अफवान नहीं उठा अभी तक, यूनिवर्सिटी नहीं जाना उसने। अजलान की भारी गंभीर आवाज़ हॉल में गूंजी। भाई, आपको पता तो है वो ढीली मशीन है, सारी रात जागता है और फिर सोता रहता है। वैसे भी आज इसने यूनी लेट जाना है। परिशे ने शरारत से बोलते हुए तफसील बताई। ऐसे नहीं बोलते, बड़ा है वो आपसे। अजलान ने प्यार भरी सरजिश की। सॉरी भाई, परिशे मुंह बनाकर बोली। ओके मॉम डैड, मैं निकलता हूँ अब, और डैड आप रेस्ट करें, आज ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। अजलान ने एहतशाम साहब को ताकीद की और मामूल के मुताबिक शाजिया बेगम का माथा चूमकर परिशे को बाहर आने का कहकर बाहर निकल गया। अल्लाह हाफिज़ मॉम डैड कहकर वो जाने लगी कि कानों में पड़ने वाली आवाज़ से उसके चेहरे पर तबस्सुम बिखरा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे, ध्यान से जाना, अल्लाह के अमान। पीछे एहतशाम शाह और फौजिया शाह अपनी इस छोटी सी जन्नत को देखते मुस्कुरा दिए। शाह विला में एहतशाम शाह अपनी बेगम फौजिया शाह और अपने दोनों बेटों अजलान शाह, अफान शाह और एक बेटी परिशे शाह के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजार रहे थे। हिजाब मेरी जान, क्या हुआ है? हिजाब और अजरा जो मगन अंदाज में मूवी देखने में बिजी थी, सायम की आवाज़ पर जी भर कर गड़बड़ाई। जबकि सायम नासमझी से माथे पर बल डाले कभी टीवी स्क्रीन पर देख रहा था तो कभी हिजाब अजरा को। अजरा बच्चे, आपका मुझे फ़ोन आया था कि हुआ क्या है, मुझे बताना पसंद करेगी हिजाब को। सायम तन नज़रों से इन दोनों को घूरते हुए बोला। उसे तो सोच सोच कर ही हैरानगी हो रही थी और गुस्सा भी आ रहा था कि उसके साथ इस तरह का मजाक हुआ है, जबकि पीछे खड़ी महरम अपनी हंसी दबा रही थी। भाई, वो हिजाब का किया धरा है, ये मैंने उसे मना भी किया था कि ये हरकत ना करे, लेकिन ये सुनती ही नहीं है ना अभी। अजरा ने अपना दामन बचाकर महरम को अपने साथ मिलाना चाहा। मुझे तो लोग माफ़ी करो भाई, मुझे कोई इल्म नहीं था ये दोनों ये हरकत करेगी। महरम ने तो साफ हरी झंडी दिखाई। अब मुझे बताओ आप लोगों के साथ क्या होना चाहिए? पता है हॉस्पिटल में किसी भी वक्त कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, और आप लोगों ने ऐसा मजाक किया। सायम इन दोनों से नाराज़ होते हुए बोला। अच्छा ना भाई, सॉरी, आइंदा सा कुछ नहीं होगा। हिजाब सायम की नाराज़गी के डर से फ़ौरन इसके गले लगते हुए बोली। अजरा ने भी हिजाब के देखा देखी यही काम किया। इन दोनों का वाकई अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हो रही थी। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखना। सायम इन दोनों का सर चूम कर बोला। जो भी था, अपनी बहनों में उसकी जान बसती थी। और अब मुझे ये बताओ, कॉल क्यों की थी? सायम अब सोफे पे बैठते हुए बोला। वो ना भाई, हमें ना आइसक्रीम खाने जाना था, इसीलिए। हिजाब एक ही सांस में आंखें मीच कर बोली। वो हम रात को भी कर सकते थे शायद। एनीवेज, डिनर के बाद चलेंगे। सायम इन दोनों को सर थपकते हुए कमरे से निकल गया। भाई, आपके लिए चाय लाऊं? महरम अपनी मखसूस नरम अंदाज से बोली। नहीं भाई की जान, अभी शावर लेकर लंच ही करूंगा। और मम्मा को उठा लो, आप बाबा से तो रात में ही मुलाकात होगी। सायम महरम के सर पर प्यार भरा बोसा देकर उसे ताकीद करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। वो अपने ध्यान में चल रही थी जब अचानक एक चट्टानी वजूद से टकरा गई। इससे पहले वो ज़मीन को सलामी पेश करती, वो मजबूत हाथों ने उसे बाजुओं से पकड़कर गिरने से बचाया।
मास जो कि अभी अभी कॉरिडोर से गुजरकर अपने कैबिन की तरफ जा रहा था कि परिचय से जोरदार तसादम हो गया। मिस, आप देख कर नहीं चल सकती क्या? कोई पीछे लगा हुआ है आपके जो ऐसे भागी जा रही है? ध्यान से तो वो खुद भी नहीं चल रहा था, मगर वो माज ही क्या जो कभी अपनी गलती मान ले और दूसरों को जिज करने की इंतहा ना कर दे। एक्सक्यूज मी, पहले तो पीछे हो और हाथ हटाए अपने। देख कर आप खुद नहीं चल रहे थे। माना मैं थोड़ी जल्दी में थी तो क्या मेरी अकेली की गलती तो नहीं है? और चले अब रास्ता दे, पहले की तरह लेट हो गई हूँ। सामने भी परिचय थी। वो कब बाज रहने वालों में से थी। मास जो पहले परिचय के चेहरे की मासूमियत को मबहूत होकर देख रहा था, इसकी आवाज़ सुनकर होश की दुनिया में वापस आया और दिल में ला हौल वला कुव्वता पड़ा और अपनी सारी सोचों पर लानत भेजी। मोहतरमा, आप है कौन? पहले देखा नहीं आपको यहाँ। वो इस लड़की से मुखातिब हुआ जो सिर्फ देखने में ही मासूम लग रही थी। आपसे मतलब मैं क्यों बताने लगी आपको? जाए काम करे अपना, चले आते हैं कहीं भी मुंह उठाकर। ये बात सुनकर तो मास का दिमाग ही घूम गया। मतलब इस कंपनी के मालिक के भतीजे को वो लड़की इतना कुछ कह गई जिसके सामने कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता था। उफ! इससे पहले कि माज अपनी बात मुकम्मल करता, जमान साहब की आवाज़ पर इनकी तरफ मतवज्जा हुआ जो इस लड़की से मुखातिब थे। कैसी है मेरी बेटी? जमान साहब ने शफकत से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक अंकल, परेशा मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, इनसे मिले, यह आपकी सीनियर है और मेरे भतीजे भी, और यही आपको गाइड करेंगे। मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। वो इन दोनों को ताकीद करते हुए अपने ऑफिस में चले गए। सॉरी, इनके जाने के बाद वो बोली और अपनी ज़बान दांतों में तले दबा ली जो उसकी शान में क्या क्या कह चुकी थी, और ये हरकत मास की नज़रों से मख्फी ना रह सकी। इट्स ओके, अब चलें, अब भी वैसे भी इंटरव्यू में टाइम है। मास परिचय को वेटिंग एरिया में बिठाकर अपनी नज़रों का जाविया बदलकर अपनी कैबिन की तरफ चला गया। परिचय को ऑफिस छोड़कर इसकी नई गाड़ी अपने ऑफिस की तरफ मोड़ ली। वैसे तो रोज़ का मामूल कुछ यूं था कि पहले एहतशाम साहब ऑफिस जाते और इनके कुछ देर बाद अजलान जाता, पर आज एहतशाम साहब तबीयत खराबी की वजह से नहीं आए थे तो अजलान आज जल्दी आया था। लेकिन जैसे ही अजलान ऑफिस में इंटर हुआ, ऑफिस की हालत देखकर अजलान का दिमाग ही घूम गया और माथे पर बल पड़ना शुरू हुए। मतलब अजलान शाह के ऑफिस में सारा काम फैला हुआ था और सारा स्टाफ आपस में लापरवाही से बातों में मशगूल था। इन्हें होश में लाने वाली अजलान शाह की गर्जदार आवाज़ थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आप सब बातें करने आए हैं? ये क्या काम करने की जगह है? कोई पार्क नहीं है या कोई पार्टी चल रही है यहाँ? सर, वो एक स्टाफ मेंबर बोलने की हिम्मत की, पर अजलान ने उसकी बात दोबारा काट कर अपने मखसूस सर्द अंदाज में शुरू किया। मैंने कोई वजह नहीं पूछनी। 5 मिनट है आप सबके पास। ये सब समेट कर अपने काम पर लगे और आइंदा ऐसा हुआ तो सबको कंपनी से निकाल दिया जाएगा, समझे आप सब? मुझे अपने काम में कोताही ज़रा भी पसंद नहीं। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? करो अपना काम। वह अपने मखसूस अंदाज में दाढ़ी सहलाते हुए गुस्से में तन फन करता अपने ऑफिस की जानिब चल दिया और पीछे सारा स्टाफ अपने कामों पर लग गया। उनके तो वहम व गुमान में भी नहीं था कि आज एहतशाम सर की जगह अजलान सर आएंगे, वरना वो कभी ऐसी हरकत ना करते। ऑफिस के वर्कर्स अजलान शाह के सर्द अंदाज को देखते हुए परेशान होते थे क्योंकि एहतशाम साहब बहुत नरम को तबीयत के मालिक थे। ये नहीं था कि अजलान बदलिहाज था, अपनों से बड़ों की इज्जत करना वो खूब जानता था, लेकिन उसके अंदाज में ऐसा शर्तबंद होता था जो सबको झरझरी लेने पर मजबूर कर देता था। माज, तुम भी अंदर चलो, डिनर करके चले जाना। माज जो जमान साहब को घर तक छोड़ने आया था उसे अंदर आने को कहा। नहीं बड़े पापा, आप जाएं, मैं घर के लिए निकलूं, वैसे भी बहुत देर हो गई है। मम्मा पापा इंतज़ार कर रहे होंगे, कल मुलाकात होगी। अब माज इन्हें टालते हुए बोला। वैसे भी वो आज बहुत ज़्यादा थक चुका था और जो आज उसके साथ हुआ वो उसको झुठलाने की पूरी कोशिशों में था। वो इसे सोचना भी नहीं चाहता था। यंग मैन, तुम अब मेरी बात टालोगे? जमान साहब ने उसे मसनूई आंखें दिखाई क्योंकि वो जानते थे कि वो इनकी कोई बात नहीं टालता और दिल ही दिल में माज इन्हें अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद था। इन्हें बस यही सही वक्त का इंतज़ार था। आपका हुक्म सर आंखों पर बड़े पापा। वो इनके कंधे पर बाजू फैलाते हुए बोला और अंदर का रुक गया। अस्सलाम वालेकुम बाबा। माज भाई, आप आज यहाँ कैसे तशरीफ़ ले आए? महरम माज पर मीठा सा तंज करते हुए बोली। वो जानती थी माज ने जब से ऑफिस ज्वाइन किया है उसका कहीं भी आना जाना बहुत कम हो गया है, फिर भी उसे तंग करने को बोली। अब हम कामी बंदे हो गए हैं, हमें 2 घड़ी की फुर्सत नहीं है। माज फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बोला। चले बाकी बातें छोड़े, आप दोनों आ जाए, खाना खाएं, मैं बाकी सबको अभी बुला लूँ। महरम इन्हें खाने का कहकर सबको बुलाने के लिए चली गई। कुछ ही देर में सब खाने की मेज़ पर मौजूद थे। मम्मा, आपकी तबीयत कैसी है अब? सायम ने बैठते हुए पूछा। क्या हुआ है आपकी तबीयत को? जमान साहब तहरीम बेगम की तरफ मुतवज्जा हुए। जी, वो बस सर में दर्द था तो महरम ने दवाई दे दी थी और मुझे आज कोई काम भी नहीं करने दिया।
तहरीम बेगम कफ़ी से बोली, बहुत अच्छा काम किया मेरे बेटे ने। जमान साहब महरम को शाबाशी देते हुए बोले, और सायम हॉस्पिटल में काम कैसा चल रहा है? जमान साहब ने बात का आगाज़ किया। अपने ऑफिस होने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों पर कोई ज़बरदस्ती नहीं की, बल्कि जिस प्रोफेशन में वो इसका लगाव था उसी में सायम का साथ दिया। जी बाबा, ऑल गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज वो बाबा, इसके बाद हम सब आइसक्रीम खाने जाएंगे। इससे पहले सायम बात मुकम्मल करता हिजाब बोल पड़ी। अजरा ने जोर से पाँव हिजाब के पाँव पर मारा, क्योंकि बात के दरमियान बोलने वालों पर बाबा को गुस्सा आता था। ये क्या तरीका है हिजाब? आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि बात के दरमियान नहीं बोलते? वो नाराज़ होते हुए बोली, कुछ नहीं होता बाबा, मेरी बात वैसे भी ज़रूरी नहीं थी। आज मेरी बहनों का आइसक्रीम खाने का दिल है तो मैं ज़रूर लेकर जाऊँगा। मास भी तो हमें ज्वाइन कर। साइम ने जमान साहब को जवाब देने के साथ माँ से इस्तफसार किया, नहीं मैं तो अब निकलूँगा, मैं सिर्फ बड़े पापा के कहने पर आया था, तुम सब इंजॉय करो। मास टिश्यू से थपथपाता उठ खड़ा हुआ और सबसे मिलकर घर के लिए निकल गया। क्या कहते हैं, फिर चले हम सब? साइम ने अबरूज काकर पूछा। नहीं, मैं तो थका हुआ हूँ और मेरी बेगम की तबीयत ठीक नहीं, आप सब जाओ और मेरे लिए पैक करवा के ले आना। उन्होंने सहूलत से इनकार करके आखिर में शरारत से कहा, श्योर बाबा, क्यों नहीं, और आप लोग जल्दी से रेडी हो, मैं बस गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ। सायम मध्यम सा कहका लगाते हुए जमान साहब से बोला और इन तीनों को कहकर अपने रूम का रुख किया। कुछ देर बाद वो चारों आइसक्रीम पार्लर की तरफ निकल पड़े। शुक्र आज बचत हो गई, वरना डांट पक्की थी। उस हिजाब मनूस की वजह से मैं भी हर दफ़ा पिस जाती हूँ भाई। अजरा मुंह फुलाकर सायम से बोली, जिसे उससे ज़्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। तुम तो बस कर दो, आज कैसे सारा इल्ज़ाम मेरे पर डाल दिया, बदला तो मैं ज़रूर लूँगी। हिजाब मुंह पर हाथ फेर कर बोली। महरम और सायम इनकी तकरार पर मुसलसल मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो जानते थे दोनों जितना मर्जी लड़े इनका प्यार बढ़ता ही जाएगा। इसी असना में आइसक्रीम पार्लर आ गया। मस्ती भरे माहौल में आइसक्रीम खाकर इन सब ने हंसी खुशी वापसी की राह ली। जब मेरे पास मेरी फिक्र करने वाला भाई है तो मैं दुनिया वालों से क्यों डरूं? यूनिवर्सिटी में हर तरफ गहमा गहमी थी, क्योंकि आज न्यू स्टूडेंट्स ने आना था। वहीं एक तरफ वो गाड़ी के बोनट पर बैठा, सर पर हुडी पहनी, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, उंगली में गाड़ी की चाबी घुमाते हुए एक लड़की की रैगिंग करने में मसरूफ था। यार भाई प्लीज़ गाड़ी की चाबी ही दे दे और जाने दे। वो लड़का उठक बैठक करते हुए मन्नत करते हुए बोला, पहले तुम्हें वो गेट से जो पहली लड़की अंदर आएगी उसे ये फूल देना है। बोलो मंजूर है? फिर तुम्हें ये गाड़ी की चाबी भी मिल जाएगी। वो आइब्रो उचकाकर बोला, भाई ऐसे तो ना करें, वैसे तो बहुत बड़ा ठरकी हूँ, लेकिन पहले ही दिन इज्जत का फालूदा निकल जाएगा। वो लड़का पहली बात ऊंची जबकि बाकी मुंह में दांत पीसते हुए बोला, कुछ कहा क्या? मुझे समझ ना आई। वो मसनूई कान साफ करते हुए बोला, जैसे उसे सच में समझ ना आई हो। नहीं नहीं, जा रहा हूँ। न्यू लड़का मिसनी शक्ल बनाकर बोला, जबकि पीछे वो अपने दोस्तों को इशारा करके खुद कानों में हैंड फ्री लगाकर बोनट से टेक लगाकर बैठ गया। जबकि यूनी के अंदर दाखिल होने वाली पहली लड़की को देखकर वो फौरन गाड़ी के बोनट से उतरा। हैंड फ्री कानों से उतारकर दोस्त को देता इसने न्यू स्टूडेंट को रोकने के लिए भागा, पर अफसोस इस वक्त देर हो चुकी थी। वो लड़का अजरा तक पहुंच चुका था। अब जो होना था वो तो आने वाला वक्त ही बताना था। वो पीछे मुड़ा और वापस गाड़ी के करीब अपने दोस्तों के पास आकर रुक गया। अब जो होगा वो देखना ही था। पीछे वो लड़का अपनी शामत को खुद दावत देते हुए अजरा के पास पहुंच गया और एक नज़र पीछे अफान को देखा, फिर वो इसकी तरफ मतवज्जा ना था। अजरा के सामने एक घुटने पर बैठकर इसकी तरफ फूल बढ़ाया, पर यह क्या, एक जोरदार थप्पड़ पड़ने वाला उसका गाल लाल करने के साथ 14 तबक रोशन कर दिए। वो सोच भी नहीं सकता था कि इसके साथ ये होने वाला है। ये क्या बेहुदगी है, बेशरम। शर्म व हया नाम की चीज़ है या नहीं? लगता है न्यू आए हो, जब भी मेरे सामने ये हरकत करने की कोशिश की तुमने। खैर अब गलती कर ही दी है तो बताओ क्या सज़ा होनी चाहिए तुम जैसे बेशरम इंसान की? अजरा निहायत गुस्से में बोली, वो मैं, मेरा मतलब वो मैं। गाल पर लगने वाले दूसरे थप्पड़ ने उसकी नानी याद दिला दी और वो बोलते बोलते रुक गया। अब आवाज़ ना निकले तुम्हारी, समझे? मैं बताती हूँ तुम्हारी सज़ा, बल्कि रुको, आज ही यूनिवर्सिटी से निकलवाती हूँ। तुम लोगों के साथ यही करना चाहिए। यहाँ पढ़ने आते हैं और करते हैं अपने ठरकियों वाले काम। ये कहते उसने अपने पीछे आती आयत और महरम को मुखातिब किया, सो गर्ल्स बताओ क्या किया जाए इस बंदर का? ले चले प्रिंसिपल ऑफिस। इससे पहले आयत उसकी बात की तायद करती एक मर्दाना गंभीर आवाज़ ने इन्हें अपनी जानिब मुखातिब किया, जिसे सुनकर अजरा का हलक तक कड़वा हो गया। उसने उस शख्स को देखने की भी जहमत गवारा ना की और मुँह फेर लिया। हे गर्ल्स, व्हाट्सअप, कोई प्रॉब्लम है क्या? अफान इस बेचारे न्यू स्टूडेंट के गले में बाजू डाले मज़े से खड़ा हुआ और ऐसे दिखाया जैसे बिल्कुल अनजान हो। थी प्रॉब्लम, पर मैंने हल कर दी
और यू मिस्टर, चलो बताती हूँ तुम्हें। ये कहती है अजरा जाने लगी कि पीछे से अफवान ने महरम को मुखातिब किया। महरम क्या हुआ है, यहाँ कोई प्रॉब्लम है? ये कहकर उसे इशारे में कुछ समझाने की कोशिश की जो कि वो समझ भी गई। हाँ एक्चुअली ये न्यू स्टूडेंट है और वो आते ही इसने अजरा को ये फूल दिया, बस फिर। महरम ने इस फूल की तरफ इशारा करते हुए कहा जो अब ज़मीन पर पड़ा अपनी नाकदरी पर रो रहा था। ओह, अफवान ने ओह को लंबा करते हुए सोचने की एक्टिंग की, जिसे देखकर महरम ने उसे शाबाशी देने से नवाजा तो वो अपने मखसूस स्टाइल में बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, जिससे उसका डिम्पल वाज़ेह हुआ। लेकिन उसे वो जल्दी से छुपा गया क्योंकि वो अभी अपनी बेइज्जती करवाने के मूड में नहीं था। अच्छा ठीक है, आप सब जाएं, मैं देख लेता हूँ इसे, और अब ये ऐसा नहीं करेगा, है ना? ये रास्ता दिखाते अफवान ने उसकी भी तायद चाही। हाँ भाई, मेरे बाप की तौबा, आइंदा ऐसी गलती करूँ किसी के। वो अपनी बात पूरी करता कि अफवान ने उसकी कमर पर मुक्का मारा, जिससे वो करा कर रह गया। ठीक है, अब आप जाए सब। अरे ऐसे कैसे, मैंने उसे सज़ा देनी है। आप जाए, मैं देख लूँगी उसे। अजरा जल्दी से बोली क्योंकि उसने उस ठरकी को अभी सही सज़ा देनी थी। यहाँ सब लोग आते जाते देख रहे थे। मैं देख लूँगा इसे, जाए आप। महरम जाओ इन दोनों को लेकर। अफवान दांत पीसते हुए अजरा को आंख दिखाते बोला, जिसका उसने ज़रा भी असर ना लिया और महरम और आयत के साथ पैर पटकती चल दी। ओए अफान, तेरा फ़ोन कब से बज रहा है? देख कोई इंपॉर्टेंट कॉल ना हो। अफान के दोस्त ने उसकी तवज्जो फ़ोन पर आने वाली कॉल की तरफ मजबूर करवाई। धत तेरी की, दुआ कर भाई का ना हो, वरना मेरी बैंड बज जानी है। लेकिन कॉल देखते हुए फ़ोन उसके हाथ से गिरते गिरते बचा क्योंकि उसका ख्याल बिल्कुल ठीक था। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? सब ठीक है ना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे पता है आपने यही पूछने के लिए मुझे फ़ोन किया है ना? कॉल पिक करते ही अपनी आवाज़ को हशाश बशाश बनाते हुए अफान अपनी ही शुरू हो चुका था। होल्ड ऑन अफान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अलबत्ता आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अजलान की तंज में डूबी हुई आवाज़ उभरी जो अफान की जान निकालने के लिए काफ़ी थी। जी भाई, आपके होते हुए मुझे कुछ हो सकता है क्या? अफान हंसते हुए बोला। शट अप अफान एंड बी सीरियस। अजलान अपनी हंसी पर काबू पाते हुए बमुश्किल बोला, वरना इस जोकर की बातों पर हंसी ना आए ये नामुमकिन बात थी। मुझे तुम्हारे प्रोफेसर का फ़ोन आया था, तुमने आज भी लेक्चर बैक किया। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? फ़ौरन से पहले घर पहुंचो तुम्हें मैं डैड से कहकर ऑफिस से लगवाता हूँ। इससे पहले कि अफान कुछ बोलता, टू टू की आवाज़ पर मोबाइल को घुर कर रह गया। सबके सामने शेर बनने वाला अफान अजलान शाह के सामने भीगी बिल्ली था। महरम आप ही नहीं आई अभी तक? अजरा जो अपने ध्यान से चिप्स खाने में मगन थी, आयत की आवाज़ सुनकर मतवज्जा हुई। नहीं, बस लेक्चर तो वो ओवर हो गया है, आने वाली होगी। अजरा ने जवाब देते साथ ही चिप्स का दूसरा पैकेट खोल लिया। ना दीदी औरत, भूखों की तरह खा रही हो, ये नहीं सुलह ही मार लो। आयत जो अजरा को कब से चिप्स खाता देख रही थी, इसका जब्त का पैमाना लबरेज होते हुए चिप्स उससे छीन ली। हेलो गर्ल्स, कैसा रहा दिन? महरम इन दोनों के पास बैठते हुए बोली। जैसा रोज़ होता है, सड़ा हुआ। अजरा की तरफ से टक्का सा जवाब आया। जैसा इंसान खुद होता है उसको हर चीज़ वैसी ही लगती है। अच्छा आप ही, आपसे एक टॉपिक समझना है, आप समझा दीजिए प्लीज़। आयत अजरा को इसी की तरह टक्का सा जवाब देकर महरम की तरफ मतवजा और मासूम बनाकर मुँह बोली। हाँ, घर आ जाना तुम, आज मैं आराम से समझा दूंगी। और वैसे भी तुम्हें काफ़ी अरसा हो गया है घर आए हुए, मम्मा भी तुम्हें याद करती है। महरम ने तफसील से जवाब दिया, जबकि महरम की बात सुनकर आयत का हाल ऐसा था जैसे कड़वा बादाम मुंह में चबा दिया हो, क्योंकि उनके घर जाना मतलब कड़वे करीले का सामना करना। ये बात उसने दिल में कही क्योंकि इनकी बहनों के सामने अपनी शामत नहीं बुलवा सकती थी। तुम्हें क्या हुआ, ऐसे टेढ़े मेढ़े मुंह क्यों बना रही हो? अजरा ने मशकूक होकर पूछा। नहीं नहीं, कुछ नहीं, आ जाऊंगी शाम तक, मैं चलती हूँ, अब बाबा की मिस कॉल आ गई, वो आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। आयत ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए जवाब दिया और इन दोनों को अलविदा कलामात कहते हुए गेट की तरफ चल दी। पीछे अजरा निशाने उचकाएं। चलो हम भी चलते हैं, ड्राइवर अंकल आने वाले होंगे। महरम चेयर से उठते हुए बोली। हाँ चलो। अजरा ने उसकी तायद की और वो दोनों भी गेट की तरफ चल दी। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? आयत जो अजरा और महरम से किसी काम की वजह से मिलने खान हाउस आई थी, अपने सामने महंगे तरीन परफ्यूम को चकनाचूर होते देख रूहान सी होकर दिल में बोली, कौन है वहाँ? साइम जो सीढ़ियाँ उतर रहा था अजीब सा शोर सुनकर मतवजा हुआ, जबकि आवाज़ सुनकर तो आयत का सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। 27 साल का खुबरू डॉक्टर साइम खान, जिसे देखकर लड़कियां अपना दिल थाम लेती थी, लेकिन आयत के मुंह से उसे देखकर एक ही लफ्ज़ निकलता था, जल्लाद खान। आवाज़ सुनकर आयत ने सोफे के पीछे छुपकर आंखों को सख्ती से मींच लिया, क्योंकि वो इस जल्लाद का सामना बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। मोहतरमा, अब आप वहाँ से बाहर निकलना पसंद करेगी या रात यहीं गुजारने का इरादा है?
सायम जो आयत को सोफे के पीछे जाते देख चुका था, इस पर तंज करते हुए बोला। इस लड़की को देखकर तो इसे वैसे भी अजीब सी चिढ़ होती थी। वो सायम भाई, मैं तो महरम आपिया और अजरा से मिलने आई थी, पता नहीं कैसे ये गिर गया, आयत मनमनाते हुए बोली। शुरू से ही होता आया है। सबके सामने मुसलसल बोलने वाली आयत की आवाज़ सायम के आगे गले में फंस जाती थी। तुमने मेरा फेवरेट परफ्यूम तोड़ दिया, आंखें क्या किराए पर देकर आई हो आयत बीबी? सायम ने अपनी आंखों के सामने टूटे परफ्यूम को देखकर आयत को ज़बरदस्त किस्म की झाड़ पिलाई। एक तो इस परफ्यूम के लिए वो कितना खुआर हुआ था, और इस लड़की ने भी तोड़ दिया। हाँ तो अब सामने रखा हुआ था, मेरी क्या गलती? पहले आपने खुद जगह पर रखना था। आयत अपने आप को पर एतमाद जाहिर करते हुए बोली, जबकि दिल तो ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर आ जाएगा। एक तो गलती की, ऊपर से ज़बान चला रही हो। आइंदा मेरे से इस लहजे में बात करने से पहले 1000 बार सोचना, और अब जाओ यहाँ से। मुझे ज़बान दराज लड़कियाँ कतई पसंद नहीं। आयत की बात सुनकर सायम को तो आग ही लग गई, इसीलिए सर्द अंदाज में उसे उंगली उठाकर धमकाते हुए बोला, तो मैंने कब कहा कि मुझे पसंद करें आप? मैं कौन सा आपसे शादी करनी है? आयत ने जलकर कहा, लेकिन जब अंदाज़ा हुआ कि वो क्या बोल चुकी है तो फ़ौरन ज़बान दांतों तले दबाई। इस बात पर सायम ने आयत को ऐसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएगा, लेकिन फिर कुछ कहे बगैर वॉक आउट कर गया। शुक्र बला टली, कसम से इनके सामने पता नहीं क्या हो जाता है। आयत अपने मखसूस लापरवाह अंदाज में माथे से पसीना साफ करते हुए बोली और अजरा के कमरे की तरफ चल दी। इस वक्त वो सब लॉन में बैठे चाय के साथ खुशगपियों में मसरूफ थे कि अफान के दिमाग में कुछ क्लिक हुआ, जिसे सोचते हुए वो हल्का सा मुस्कुराया और जल्दी संजीदा शक्ल बनाकर पहले परीशे को आहिस्ता से कुछ कहा, जिसे सुनकर वो मुस्कुराई और अजलान की तरफ मतवजा हुआ। भाई बोलो। अजलान जो इनकी तरफ मतवजा न था, वो लैपटॉप पर अपना कोई काम कर रहा था, बेध्यानी में बोला। उसका अपनी तरफ ध्यान न देख कर अब के परीशे ने मुखातिब किया, भाई सुने ना। उसके इस तरह कहने पर इनके मॉम डैड के साथ अजलान भी मुस्कुराता हुआ दोनों की तरफ मतवजा हुआ। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ, क्या कहना है आप दोनों ने? इसके पूछने पर अफान ने बोलना शुरू किया। भाई पहले तो आप ये बोलो, डांटोगे नहीं? कसम से बड़ी बेइज्जती फील होती है। क्यों परीशे? अपनी बात करते उसने परीशे से हिमायत लेना ज़रूरी समझी, और हैरत अंगेज तौर पर आज उसने अफान की बात की तायद की, जिस पर सब हैरान भी हुए। जी भाई जल्दी बोलें, हमारी बात सुनकर ना गुस्सा होंगे आप, ना नाराज़ होंगे, बोले ना। परीशे तो आज सबको हैरानी कर रही थी, पहले इसकी बात की तायद करना, अब इसकी साइड लेते हुए अजलान ने जिद करना। ओके ठीक, नहीं करता गुस्सा, आप बोलो क्या बात है? वो कुछ हैरान होते हुए बोला, कैसी क्या बात है जिस पर पहले ही गुस्सा ना होने की गारंटी मांगी जा रही है? कि सुनते ही अफान ने बोलना शुरू किया। देखिए भाई, अब हम लोग सोच रहे थे कि आपकी शादी करवा दें, घर में भाभी आएगी तो रौनक बढ़ने लगेगी। वैसे भी काफ़ी टाइम हुआ है, कोई फंक्शन नहीं अटेंड किया, क्या ख्याल है मॉम डैड? अपनी बात पूरी करके अपने मॉम डैड से मशवरा लिया। ख्याल तो बहुत नेक है, पर बरखुरदार बस ये आपका भाई नहीं मानता। मिस्टर शाह अजलान की तरफ इशारा करते हुए बोली। ओह हो डैड, भाई मान जाएंगे, आप लोग कहे ना इन्हें, मान जाएंगे ना भाई? ओके बोलने वाली परेशे थी। मैं तो कह रही हूँ, इसे कोई पसंद है तो बता दो, मैं वहाँ रिश्ता ले जाऊँ। पर मसूफ का एक ही जवाब होता है, मॉम अभी मैंने शादी नहीं करनी। मिसेस शाह अजलान की नकल उतारते हुए नाराज़ होते हुए बोली, अरे भाई आप बोले, बस मैं अपनी भाभी खुद ढूंढ लाऊंगा, बस हाँ कर दे। आप हाँ करेंगे तो मेरी भी बारी आएगी ना। पहली बात ज़ोर से बोलकर बाकी बस बड़बड़ाया था, लेकिन साथ बैठा शख्स भी उसी का भाई था। उसकी बड़बड़ाहट सुनता हुआ बोला, ज़्यादा जल्दी नहीं हो रही तुम्हें, पहले पढ़ तो लो। अजलान आंखें दिखाता हुआ बोला तो अफान मुंह बसोर कर रह गया। अच्छा भाई आप टॉपिक ना बदलें, बताएं कब कर रहे हैं आज शादी? मैंने बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। परीशा ने अपने मतलब की बात करी तो सबको समझ आया कि आज ये अफान का साथ क्यों दे रही थी। ओके ठीक है, जब करनी होगी तो बता दूंगा मॉम को, अजलान ने अपनी जान छुड़वाने के लिए कहा। नहीं बस मैं बता रही हूँ, अब मुझे कोई लड़की पसंद आई तो मैं रुकूंगी नहीं, समझ लो। बस बहुत इंतज़ार कर लिया तुम्हारे कहने का, अब नहीं। मिसेस शाह नाराज़ होकर बोली। ओके मॉम देख ले फिर, आप जैसी आपकी मर्ज़ी। अजलान अपनी मॉम को नाराज़ होता देखकर जल्दी से बोला, मबादा सच में ही नाराज़ ना हो जाए मेरा प्यारा बेटा। वो इसकी तरफ देखकर प्यार से बोली। उसकी ये बात सुनकर तो वो जैसे खिल ही उठी थी। मैं तो कुछ हुई ही नहीं ना। अफान मसनूई मुँह फुलाकर बोला, तुम तो रहने ही दो, मैं कुछ हूँ ही नहीं, सबसे बड़े ड्रामेबाज तुम ही हो। परीशा इसको तंग करते हुए बोली। इसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। अब इन दोनों की जंग का ना रुकने वाला सिलसिला जो शुरू हुआ था। अच्छा भाई एक और बात, सुबह मुझे ऑफिस से वापसी पर आप मॉल भी ले जाइएगा, मैंने कुछ लेना है प्लीज़। परीशा मासूम मुँह बनाकर बोली। ओके और कुछ? अब मैं काम कर लूँ? अजलान हाथ जोड़ते हुए बोला। इसके हाथ जोड़ने पर सब खिलखिला कर हंस दिए तो अजलान भी नफ़ी में सर हिलाता अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया।
तुम्हारे माथे पर क्यों इतने पसीने आ रहे हैं, जैसे कोई जंग लड़ के आई हो। आयत अजरा के कमरे में आकर जैसे ही बैठी तो अजरा ने पूछा, बस कुछ ऐसा ही समझ लो। पता नहीं अपनी बहनों से कैसे प्यार से बोल लेते हैं, मुझे तो देखते ही ऐसे जैसे कच्चा चबा जाएंगे। आयत पहली बात ऊंची जबकि बाकी बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली, कौन सा कच्चा चबा जाएगा, समझ नहीं आई। महरम जो कमरे में आई थी उसकी बात सुनकर हैरानगी से बोली, नहीं नहीं कोई नहीं। आयत महरम की बात सुनकर गड़बड़ा गई। अच्छा नीचे भाई से क्या बात हो रही थी तुम्हारी? मेरी कमरे से निकलते निकलते नज़र पड़ी थी। महरम किताबें पकड़ते हुए मसरूफ़ से अंदाज में बोली, जबकि अजरा भी अपनी तवज्जो बायत के ऊपर मजबूर करवाई थी। जी वो हाल चाल पूछ रहे थे और कह रहे थे कि इतने दिनों बाद क्यों आई हो। आयत के बोलने का अंदाज ऐसा था कि दोनों की हंसी निकल गई, क्योंकि इस घर में सब जानते थे कि सायम और आयत की कोई खास दुश्मनी है। इन दोनों के हंसने पर नाराज़ निगाहों से आयत ने उन्हें देखा। यार देखो, अब तुम नामुमकिन बात करोगी तो हंसी आएगी ना। महरम ने फिर से हंसते हुए कहा, अच्छा सब कुछ छोड़ो, आओ तुम्हें क्या समझना है मैं वो समझा दूँ, और इसके बाद डिनर के करके जाओगी आज तुम। महरम ने उसे टालते हुए डील पक्की की और उसे समझाते ही दम लिया। अच्छा मैं नीचे जा रही हूँ, तुम दोनों भी आ जाओ। महरम इन दोनों को ताकीद करते हुए नीचे चली गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी, तबीयत कैसी है आप दोनों की, और तुम कैसी हुई जाब? आयत ने सब से खुश दिली से पूछा और तहरीम बेगम ने तो बाकायदा गले ही लग गई। हमारी बेटी कितने दिनों बाद आई है, तहरीम बेगम ने आयत को प्यार करते हुए कहा। सायम ने कचट्टी निगाह आयत के ऊपर डाली और दोबारा खाने में मसरूफ़ हो गया। जमान साहब इससे बाकी घर वालों का हाल दरियाफ्त करना शुरू हो गए। उसी तरह सब ने हंसी खुशी डिनर किया। डिनर के बाद सब बातों में मसरूफ़ थे तो मोबाइल की रिंगटोन ने आयत को अपनी तरफ मतवजा किया। ओके अंकल आंटी, अब मैं चलती हूँ, ड्राइवर अंकल आ गए हैं बाहर। अल्लाह हाफिज़, सुबह मिलते हैं यूनी में। एंड थैंक यू महरम आपी। आयत इन सबको मिलते बाहर की तरफ चल दी। मम्मा हम अब निकल रहे हैं, चलो हिजाब तुम्हें भी रास्ते में छोड़ देंगे, आज भाई जल्दी चलेंगे, और महरम आपी जल्दी आ जाइए आप भी। अगले दिन नाश्ते के बाद अजरा हिजाब और महरम को कहती बाहर चलेगी, क्योंकि आज उसका इम्पोर्टेंट लेक्चर था जो वो गलती से भी नहीं छोड़ सकती थी। हाँ हाँ तुम बैठो गाड़ी में, मैं बस अभी आ गई, मम्मा से कुछ कहना है मैंने। महरम अजरा को कहती किचन की तरफ चली गई। अच्छा मम्मा हम निकलते हैं, आप अपना ख्याल रखना, और वापसी में हमें देर भी हो जाएगी, आपको बताया था ना मॉल जाना है। महरम तहरीम बेगम को हक करती हंसती हुई बाहर की तरफ चल दी। वैसे परसों क्या दिन है? गाड़ी में बैठकर हिजाब ने मसनूई तहज्जुब से बात का आगाज़ किया, क्योंकि वो पता करना चाह रही थी कि किसी को इसकी बर्थडे याद है या नहीं। क्या दिन है? अजरा ने लापरवाही से कहा, जबकि अजरा के इस तरह लापरवाही से बोलने पर हिजाब का दिल चाहा कि उसका सर फाड़ दे। हाँ आप बताएं, कुछ स्पेशल है ना? अब की बार हिजाब ने महरम की तरफ रुख किया, जैसे उसे यकीन था कि महरम उसका भरम नहीं तोड़ेगी। परसों मंगल है और हर हफ्ते आता है, इसमें इतना सोचने की क्या बात है? महरम ने भी मसनूई हैरानगी का इजहार किया, जैसे किसी बात का कोई इल्म ही ना हो। अच्छा फिर कुछ नहीं होगा। हिजाब ने मुंह बसोर कर विंडो की तरफ मुँह कर लिया, वरना अंदर ही अंदर वो इनके भूल जाने पर तिल मिला रही थी। जबकि हिजाब की इस तरह मुँह बनाने पर इन दोनों ने बहुत मुश्किलों से ही मुस्कुराहट जब्त की। इन्हीं बातों के दरमियान हिजाब को कॉलेज छोड़कर उन्होंने यूनी की राह ली। वो अपने ऑफिस में कोई फाइल पढ़ने में मसरूफ़ था जब बाहर से अजीब सा शोर सुनकर उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। लेकिन बाहर जाकर जो चीज़ मास को देखने को मिली वो इसका खून खौलाने के लिए काफ़ी था। कैसा शोर मचा हुआ है यहाँ, और मिस परीक्षा आप क्यों रो रही है? इसको देखकर जो दिल को सुकून मिला था, लेकिन अब इसका रोना देखकर दिमाग ही घूम गया। वो सर ये पता नहीं कहाँ से आ गई, मैंने तो बस इतना कहा कि आप गलत जगह आई है, क्योंकि आज से पहले इन्हें यहाँ पर देखा नहीं ना। मास की सेक्रेटरी ने परीक्षे को ऊपर से नीचे देखते हुए उसके हिजाब को निशाना बनाते हुए हकारत से कहा। परीक्षा के हिजाब करने की वजह से वो इसे कोई कमतर और गरीब घराने की समझ रही थी, क्योंकि आज तक यहाँ जो भी जॉब के लिए आया था वो सब तमाम मेकअप और फैशन करके आती थी, जबकि मास को तो रानिया को देखने के अंदाज पर आगे लग गई। अगर अभी रानिया को इल्म होता ना कि परीक्षा किस घराने की लड़की है तो 100 दफ़ा अपने आप को ज़रूर कोसती, अपनी ज़बान को लगाम दे, और आइंदा किसी भी वर्कर के साथ मैं आपको इस तरीके से बात करते हुए ना देखूं। और आपको कोई हक नहीं है कि किसी की ड्रेसिंग को निशाना बनाए, क्योंकि अगला इंसान भी आपकी ड्रेसिंग को निशाना बनाएगा। माज ने उसकी टाइट जीन्स और शॉर्ट शर्ट पर तंज किया। बी योर लिमिट्स एंड से सॉरी टू हर। बट सर मैंने आई सेड सॉरी टू हर। रानिया के कुछ बोलने से पहले ही माज ने सर्द अंदाज में उसे वॉर्न किया, सॉरी। रानिया ने बड़े ज़ब्त से उसे सॉरी कहा और परीक्षे को ऐसे घुरा जैसे जिंदा निकल जाएगी। और आप मिस परीक्षे जल्दी से मेरे ऑफिस में आए। माज परीक्षे की रोई रोई आंखों से नजरें चुराता हुआ अपने ऑफिस की तरफ चल दिया। परीक्षे ने भी माज की तायद की, जबकि पीछे रानिया सबके सामने अपनी बेइज्जती पर तिल मिला के रह गई।
आप ऐसे ही छोटी छोटी बातों पर रोती रहेगी तो जॉब नहीं कर पाएगी। यहाँ तो आए दिन कुछ नया फेस करना पड़ेगा। लोगों का काम यही है आपकी ड्रेसिंग पर हर चीज़ को निशाना बनाना, लेकिन यह आप पर है कि आप इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं। आप यहाँ दुपट्टा गले में ले या सर पर, लोगों ने हर चीज़ पर तनकीद करनी है। थोड़ा बहादुर बने आप। मांस जो परीक्षे के अंदर आते ही साथ बोलना शुरू हुआ तो बोलता ही चला गया, जबकि मांस के बोलने पर परीक्षे के रुके हुए आंसू फिर से बहना शुरू हो गए। मैं ऐसी नहीं हूँ, पता नहीं कैसे मुझे समझ में नहीं आया। परीक्षा आंसू साफ करते हुए वजाहत देते हुए बोली, वैसे मुझे नहीं पता था कि मेरे सामने इतना बोलने वाली दूसरों के सामने आंसू बहाना शुरू कर देगी। मांस को परीक्षा के इस तरह बोलने पर अपने रवैये का एहसास हुआ तो अब की बार शरारत से बोला, जबकि मांस की बात पर परीक्षा ने मुंह बसोरा। ओके, लास्ट टाइम मैं आपसे कह रहा हूँ, बी कॉन्फिडेंस योर सेल्फ वॉट एवर यू आर। मांस ने संजीदगी से कहा। ओके सर, आइंदा ख्याल रखूंगी। मांस की बातों से परीक्षा को थोड़ा हौसला हुआ, इसलिए एतमाद से बोली, गुड, चले आप अपनी जगह पर जाएं और मुझे ये फाइल पढ़कर खास खास पॉइंट बताएं। मांस ने उसके मूड के पेश नज़र उसे काम देना ही बेहतर समझा ताकि ये बातें उसके जहन से निकल जाएं। ओके सर, परीक्षा ने मुस्कुरा कर कहा और ऑफिस से बाहर जाने लगी। फिर कुछ याद आने पर पलटी और मांस, सर आज ना मुझे जल्दी जाना है, तो क्या मैं जा सकती हूँ? परीक्षा आंखें टपटपाते हुए बोली, मोहतरमा आज आपका यहाँ दूसरे से तीसरा दिन है और आपको जल्दी जाने की पड़ी गई है। माज उसे घूरते हुए बोला, ना दे आप इजाज़त, मेरा क्या, मैं जमान अंकल से पूछ लूँगी और आई एम श्योर वो मुझे मना नहीं करेंगे, वही तो इस कंपनी के ऑनर है। परीक्षा अपनी पुरानी टोन में वापस आते हुए बोली, ओके लेकिन ये फर्स्ट टाइम है इसलिए जाने दे रहा हूँ। माज उसे इजाज़त देते ही बना, मबादा वो सच में बड़े पापा के पास ना चली जाए, क्योंकि उनके पास जाने का मतलब मास की क्लास जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ओके सर, थैंक यू सर, परीक्षा शरारत से कहते बाहर चली गई, जबकि पीछे मास सर झटक कर हंस दिया। महरम यूनी के गेट के पास खड़ी अजरा का इंतज़ार कर रही थी जब उसे अजरा आते हुए दिखाई दी। और लेट आ जाना था, पता भी है कि मॉल जाना है, लेकिन नहीं, तुम्हें खाने से फुर्सत मिले तो मेरी बात सुनो ना। महरम ने उसके पहुंचने ते ही उसे ज़बरदस्त किस्म झाड़ पिलाई। हालांकि वो जानती थी कि उस डांट का अजरा पर कोई असर नहीं होने वाला। आपको कैसे पता चला कि मैं खा रही थी? कहीं कोई कैमरे तो नहीं फिट करवाए हैं वे? अजरा अपनी अजली लापरवाही से बोली, जिसे देखकर महरम तासिफ से सर हिलाकर रह गई। चलो अब आगे ही, बहुत देर हो गई है, महरम कहते हुए गाड़ी में बैठी। अच्छा आप ही कल के लिए क्या प्लान किया है और इनवाइट किसे किसे करना है? अजरा गाड़ी में बैठते हुए बोली, ये तो मुझे नहीं पता, इस चीज़ का होल्ड मैंने भाई को दे दिया है, अब इतनी टेंशन्स मैं नहीं ले सकती थी। महरम पानी पीते हुए बोली। इन्हीं बातों के दरमियान वो लोग मॉल पहुंच गए। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या लेना। अजरा मुंह बनाते हुए इधर उधर देखते हुए बोली, तुम ऐसा करो, यहाँ देखो, मैं वो सामने शॉप से भाई के लिए कुछ देख कर आती हूँ। महरम अजरा को बोलते हुए दुकान से बाहर निकल गई, जबकि पीछे अजरा अपने लिए ड्रेस देखना शुरू हो गई। भाई मैंने आज सही शॉपिंग करनी है। अफान के साथ आऊँ तो वो रो रो कर कुछ लेकर देता है। आपके साथ मैं काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, इसीलिए आप मुझे रोकेंगे नहीं। परीक्षा अजलान के हाथ में हाथ डाले बड़ी चालाकी से अपनी शर्तें मनवा रही थी। अजलान जो कि अपनी ज़रूरी मीटिंग कैंसिल करके परीक्षा के साथ शॉपिंग के लिए मॉल आया था, परीक्षा की इस तरह बोलने पर दोनों आईब्रो उचका कर उसे देखा। भाई अब ऐसे तो ना दिखे, मैं फिर भी बाज नहीं आने वाली। और हाँ, याद आया, हिजाब के लिए भी गिफ्ट लेना है, कल जाना है हमने। जमान अंकल की तरफ साइम भाई का फ़ोन आया था कि डैड को आप घर नहीं थे, तो उन्होंने डैड को कह दिया। परीक्षा अजलान को तफसील बताते हुए बोली, क्योंकि कोई भी काम हो साइम ज़्यादातर अजलान का ही फ़ोन करता था। यूनी में अजलान साइम का सीनियर था, इसीलिए इनकी अजलान के साथ अच्छी दोस्ती थी। अच्छा आप जल्दी करें, जो देखना है देखें, मैं अफान के लिए शर्ट देख लूँ, वरना इसके मुँह का आपको पता ही है। अजलान हंसते हुए बोला तो परीक्षा ने बेसाख्ता उसकी नज़र उतारी, क्योंकि वो ज़्यादातर संजीदा ही दिखता था और खुद भी हंसती। ओके भाई, मैं वहाँ सामने जाती हूँ। परीक्षा सामने दुकान की तरफ इशारा करते हुए बोली और इस दुकान की तरफ चल दी, जबकि अजलान जो अपने ध्यान में फ़ोन में बिजी चल रहा था, जब सामने आते इंसान से ज़ोरदार टक्कर के नतीजे में उसका मोबाइल ज़मीन पर गिर गया। महरम जो तहरीम बेगम से फ़ोन पर अपनी वापसी का बता रही थी, ज़ोरदार तसादम की वजह से लड़खड़ा कर पीछे की तरफ गिरने लगी, लेकिन बर वक्त दो मजबूत हाथों ने महरम को सहारा दिया। तसादम इस कदर ज़ोर का था कि महरम की आंखों के सामने अंधेरा आ गया। हेलो मिस, आप ठीक हैं? अजलान अपने सामने मौजूद छोटी सी लड़की की तरफ परेशानी से मतवज्जा हुआ, जो दिखने में 21-22 साल की लग रही थी, और इसी की वर्जिशी जिस्म के आगे तो वो और छोटी और नाजुक लग रही थी, लेकिन चेहरा नीचे होने की वजह से उसे देख नहीं पाया था। लेकिन जैसे ही महरम ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, अजलान अपनी जगह पर साकित रह गया।
पीच कलर का सूट पहने, दुपट्टा सर पर सलीके से ओढ़े, गोरा शफाफ व शादाब चेहरा, गुलाबी होंठ, ठोड़ी पर चमकता सियाह तिल और नाक पर मौजूद नोज़पिन जो इसके मासूम चेहरे पर और ज़्यादा जच रही थी। हमें तो इनकी सादगी ले डूबी। हुस्न का क्या होता है मेरा खुदा जाने। वो मबहूत सा उसे देख रहा था जब महरम की आवाज़ पर होश में आया। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? वो एक्चुअली मैं फ़ोन पे बात कर रही थी तो पता ही नहीं लगा। महरम झिझकते हुए अपना बाजू छुड़वाते हुए माजरत खुआना लहजे में बोली। इसके बोलने के अंदाज पर अजलान को एतराफ़ करना पड़ा कि उससे ज़्यादा मासूम लड़की इसने आज तक नहीं देखी, लेकिन जल्दी इसने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदल लिया। नो, आई एम सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? अजलान अपने मखसूस संजीदा मगर सर्द अंदाज में बोला। नहीं थैंक यू। महरम इसके रवैये पर परेशान होते हुए नज़रें झुकाते हुए हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलते हुए वहाँ से चली गई, जबकि अजलान की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा किया। सब खाने की टेबल पर बैठे खाना खाते हुए बातें करने में मसरूफ थे कि किसी ने डोर बेल बजाई। यूँ कहना ज़्यादा बेहतर होगा कि पकड़ ही ली, जैसे इसने कहीं भाग जाना है। अंदर बैठे लोगों की तवज्जो दरवाजे की तरफ होती तो मिसेस कुरैशी ने परेशान होते हुए कहा, इस वक्त कौन आ गया? अल्लाह खैर करे। मिसेस परेशान ना हो, मैं देखता हूँ। मिस्टर कुरैशी ये कहते उठे और दरवाजे की तरफ चल दिए। बाबा रुके, आप, मैं देखती हूँ, कहकर आयत ने डाइनिंग टेबल से छुरी उठाई और दरवाजे की तरफ एहतियात से जाने लगी। पीछे इतनी परेशानी हालत में भी मिस्टर और मिसेस कुरैशी मुस्कुरा दिए। इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। साथ ही मिस्टर कुरैशी उसके पीछे चलने के लिए मुड़े। दरवाजे पर पहुंचते इससे पहले ही आयत की जोरदार चीख सारे घर में गूंजी तो वो दोनों दरवाजे पर जल्दी से पहुंचे, लेकिन वहां जो मंजर दिखा उसे देखते ही मिसेस कुरैशी की आंखों में पानी जमना शुरू हो गया। वह हैरत और सदमे की कैफियत में सामने का मंजर देख रही थी जब मिस्टर कुरैशी ने उनके कंधे पर बाजू फैलाते हुए अपने हसार में लिया। बरखुरदार बहन से मिल लिया हो तो यहाँ भी नजर कर लो अपनी। आयान जो आयत को सीने से लगाए खड़ा उसे रोने से बाज करा रहा था, बाप की आवाज़ पर इनकी तरफ आकर उनसे मिला, अपनी मम्मा का माथा चूमा और आंसू साफ करते हुए चुप होने को कहा। ओहो, बस कर देना, आप दोनों ने कितना रोना है, अब तो मैं आ गया हूँ ना। आयान इनको रोते देख हंसते हुए बोला तो वो दोनों रोते रोते हुए भी मुस्कुरा दिए। तुमने तो हफ्ते को आना था ना, फिर आज? मिसेस कुरैशी आंसू साफ करते हुए बोली। ओ मम्मा जान, आना मैंने हफ्ते को ही था, लेकिन फिर सोचा क्यों ना आप सबको सरप्राइज दे दूं। तो बताएं कैसा लगा सरप्राइज? आयान अंदर की तरफ चलते हुए माँ को हसार में लेते हुए बोला, बहुत बुरा लगा, अजीब मखलूक हो, डरा दिया हमको, और अब पूछते हो कैसा लगा? इधर आओ, बता दी हूँ तुम्हें मैं। आयत इस सब में पहली बार बोली थी। अच्छा, बस करो, जाकर अपना मुंह धोकर आओ, चुड़ैल लग रही हो बिल्कुल, आयान ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, क्योंकि रोने से सारा काजल फैलकर आयत के मुंह पर निशान छोड़ चुका था। बाबा देखे ना उसे। हाँ, नहीं करो ऐसा आयान, मेरी बेटी को तंग। मिस्टर कुरैशी ने आयान को कहते हुए हंसे। आप भी हंस रहे हैं? जाए, मैं नाराज़ हो गई और तभी मानूंगी जब आप शॉपिंग पर ले जाएंगे। नाराज़ होते होते आयत ने हल भी बताया। ओके बाबा, चले जाएंगे, अब मान जाए आप। मिस्टर कुरैशी ने मसला भी ख़त्म कर दिया। और हाँ बाबा, मम्मा याद आया, हिजाब की बर्थडे है कल, तो हम सब ने जाना है। ओके, तो मैं उसके लिए भी गिफ्ट लेना है, आयत ने जैसे इतला दी। आयत से कहते हुए अब वह आयान से मुखातिब हुए। नहीं बाबा, आज ही आया हूँ, मैं रेस्ट करूँगा और कल मैंने अपने दोस्त की तरफ जाना है, आप लोग चले जाइएगा। आयान ने अपना प्लान बता दिया। ठीक है, पर हम सब तो जाएंगे, आप दोस्त से मिल लीजिएगा। मिसेस कुरैशी ने बात में हिस्सा लिया। ओके मम्मा जान, अब मुझे खाना दे ना, भूख लगी है। आयान साहब की तो फरमाइशी लिस्ट शुरू हो गई थी, होती भी क्यों ना, इतने टाइम बाद माँ बाप और बहन से मिला था। इन्हीं सब बातों में इन सब ने खाना खाया और आयान रेस्ट करने अपने कमरे की तरफ चल दिया। अजरा, कुछ पसंद किया तुमने या नहीं? महरम शॉपिंग बैग को साइड पर रखते हुए अपने ध्यान में बोली। कैसी हो महरम? परेशी की नज़र महरम पर पड़ी तो खुश दिली से बोली, ओ परेश, आप? वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मैं ठीक हूँ, आप बताओ, कितने अरसे बाद मिली ना, और जॉब कैसी जा रही है? महरम तो परेशे को अजरा के साथ देखकर सरप्राइज ही हो गई। हाँ, मैं भी आज शॉपिंग के लिए आई थी भाई के साथ, और वैसे भी कल तो मुलाकात होनी ही थी हमारी, और जॉब भी अच्छी जा रही है। और वो तुम्हारे कज़न साहब, परेशे शॉपिंग हो गई आपकी? इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती अजलान ने वहाँ आकर उसे मुखातिब किया। जी भाई, बस हो गई, ये देखिए मुझे कौन मिला भाई। महरम और अजरा जमान अंकल की बेटियाँ, आप इनसे बहुत कम मिले ना। परेशे ने खुशी से अजलान को अपनी तरफ मतवजा किया, लेकिन जैसे ही दोनों की नज़रों का तसादम हुआ, दोनों की आंखों में हैरानगी दर आई, क्योंकि इसने बहुत पहले परेशे और अफान के बड़े भाई को देखा था। अफान से तो यूनी में बातचीत हो जाती थी और परेशे भी अभी भी यूनी से पढ़ कर निकली थी, तो इसीलिए इन दोनों से अच्छी खासी बोलचाल थी।
अस्सलाम वालेकुम। महरम तो सलाम करके एक तरफ हो गई, जबकि अज़रा अपनी आदत की वजह से चुप ना रह पाई। आप कैसे हैं भाई? मैं तो आपको पहली दफ़ा देख रही हूँ। मुझे लग रहा है आप बहुत हैंडसम हैं, तो थोड़ी सी खूबसूरती अपने भाई को भी दे देते। अज़रा तो जोश में शुरू हो चुकी थी, लेकिन आखिरी बात बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली। महरम जो इसके साथ खड़ी सुन रही थी, इस बात पर महरम ने ज़बरदस्त किस्म का ठहुका दिया। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी हैं? अज़लान अपने मखसूस संजीदा अंदाज में बोला। जी मैं बिल्कुल ठीक। आप इतना कम बोलते हैं क्या? अज़रा की ज़बान में फिर खुजली हुई। जी। जबकि सायम के एक लफ्ज़ी जवाब पर अज़रा अपना सा मुँह लेकर रह गई। चले परिचय, देर हो रही है मुझे। अज़लान एक नज़र महरम को देखकर परिचय से मुखातिब हुआ। जी भाई आप चले, बस मैं आई। परिचय का काउंटर की तरफ जाते मुड़ गई और अज़लान इन दोनों को अलविदा कलामत करके अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। बंदा इतना सड़ी मिर्च ना हो वैसे, महरम ने मुंह बसोर कर कहा। जबकि महरम के इस तरह बोलने पर अज़रा ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा, क्योंकि महरम ने कभी किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा था। उसे तो किसी से मतलब ही नहीं होता था, इसीलिए कभी कभी अज़रा और हिजाब से उसे भोली भी कहते थे। ओके मैं चलती हूँ अब, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी सबसे। परिचय इन दोनों के गले मिलते हुए बाहर की तरफ चल दी। पीछे वो दोनों भी काउंटर पर बिल क्लियर करवाने के बाद घर के लिए निकल पड़ी। वो अपने कमरे में बेड पर आंखें मूंदे दाया हाथ आंखों पर रखे लेटा हुआ था जब शाजिया बेगम कमरे में दूध का गिलास और दवाई लिए दाखिल हुई। आहट पर वो पहचान गया था उसकी मम्मा आई है। मम्मा मैंने कहा भी था ठीक हूँ, बस सर थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अपनी मम्मा को प्यार से बोला। अरे क्या थोड़ा दर्द, ये दवाई लाई हूँ और दवाई भी, चलो जल्दी पियो उसे। वो थोड़ा गुस्से से बोली तो माँ से दवाई खाकर दूध पिया और शाजिया बेगम को अपनी सिरहानी बिठाकर इनकी गोद में सर रख कर लेट गया। क्या हुआ मेरा बेटा, परेशान है? उन्होंने उसके सर में उंगलियां चलाते हुए पूछा। नहीं मम्मा कुछ नहीं, बस वैसे ही सर में दर्द है। ऑफिस में काम ज़्यादा था तो इसीलिए अब दवाई खाली है, सही हो जाना है सुबह तक। अपनी माँ को बहलाते हुए बात गोल मोल कर गया। शाजिया बेगम ने ज़्यादा पूछना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके सर में पहले ही दर्द था। बाद में बात करने का सोचते वो चुप हो गई और वैसे भी माँ की आगोश में सुकून महसूस करता नींद की वादी में उतर गया। सब कुछ सेट कर लिया ना? अज़रा ने कैंडल्स पर पकड़ते हुए कहा। हाँ सब कुछ रेडी है, बस तुम वहाँ से छुरी पकड़ो। महरम ने उसके हाथ से कैंडल्स पकड़ते हुए कहा। इसी असना में किसी ने डोर बेल बजाई। महरम और अज़रा ने हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखा कि रात के 12 बजे कौन आ गया। इससे पहले कि अज़रा जाती, सायम जो बेल की आवाज़ सुनकर नीचे आया था दरवाजे की तरफ मतवजा हुआ। महरम और अज़रा भी सायम के पीछे पीछे ही थी, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही जो चेहरा इन्हें देखने को मिला, इनकी हैरत की कोई इंतहा न रही। महरम और अज़रा तो सख्ती की कैफियत में एक दूसरे को दिख रही थी। इनके तो वहम गुमान में भी नहीं था कि आज के दिन ये होगा। आयान तुम कब आए, बताया भी नहीं। सायम ने आयान को गले लगाते हुए कहा। सब बहन भाई अभी तक शौक की कैफियत में थे। और तुम मनहूस, तुमने क्यों नहीं बताया? कितनी तुम छुपी रुस्तम हो। अज़रा आयत से नाराज़ होते हुए बोली। यार सच्ची में मुझे याद ही नहीं रहा। आयत शर्मिंदा होते हुए बोली। चलो अब अंदर आओ, कि सारी बातें दरवाजे पर ही कर लेनी है। वैसे भी 12 बजने वाले हैं, हमें अब अटैक करना चाहिए। महरम अयान को अंदर आने का कहते हुए आखिर में शरारत से बोली। हाँ चलो फौज तैयार है। अज़रा सल्यूट मार कर हंसते हुए बोली तो वो सब मुस्कुराते हुए हिजाब के कमरे की तरफ चल दिए। केक ट्रॉली में सजाए और प्यारी सी डेकोरेशन किए वो सब रूम में इंटर हुए। हैप्पी बर्थडे मेरा बच्चा, साइम इसके माथे पर बूसा देते हुए बोला। हिजाब किस्मसाते उठे और इन सबको रूम में देखकर बमुश्किल नींद भगाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, महरम, अज़रा और आयत एक साथ बोली। थैंक यू सो मच, आप सबको याद था? हिजाब खुश होकर बोली। ऐसा हो सकता है हम आपका जन्मदिन भूल जाएं महारानी हिजाब, अज़रा शाहाना अंदाज में बोली। उन सबको मुस्कुराते देखकर हिजाब की नज़र जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल होते शख्स पर पड़ी। पहले तो यकीन न आया, लेकिन होश में आते ही उसकी खुशी के मारे चीख निकल गई। बड़ी दरवाजे पर खड़े आयान को देखकर हिजाब चीखी। इतनी देर बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई। यस लिटिल डॉन, आई एम हियर, कैसी हो? आयान इसके सर पर चिपत लगाते हुए बोला। बाकी सब इन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो सब जानते थे कि वो दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। 3 साल का फर्क होने के बावजूद भी इन दोनों की दोस्ती बेमिसाल थी। एक दूसरे से लड़ना झगड़ना बातें शेयर करना, इन दोनों की ही वजह से दोनों घरों में रौनक थी। चलो रोना बंद करो भूतनी, आयान उसे छेड़ते हुए बोला। अच्छा चलो अब बस करो, रात के 12 बजे कौन सा दुखी सीन चला पड़ा है, बाकी का कल पर रखते हैं। अभी के लिए केक काट लो,
कसम से बहुत नींद आ रही है, लेकिन ये मुझे उठा कर ले आया कि बंदरिया की बर्थडे है, इसीलिए सरप्राइज करना है। आयत ने मसनूई जमाई लेते हुए जानबूझकर हिजाब को बंदरिया कहा ताकि उसका ध्यान हट सके, जबकि आयत की बात पर सायम ने आंखें घुमाई। तुमने मुझे बंदरिया कहा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होगे बंदर कहीं के। और जो इसने सोचा था वही हुआ। हिजाब अब अयान से लड़ने पर आ गई थी। हिजाब जल्दी करो बच्चा, मम्मा पापा उठ गए जाएंगे, जल्दी से केक कट करो। अब की थक हार कर सायम ने भी उसकी तवज्जो ट्रॉली में मौजूद केक की तरफ मजबूर करवाई। हिजाब ने केक काटने के लिए छुरी पकड़ी और जैसे ही केक को कट लगाना चाहा, पानी का फव्वारा इसके कपड़ों को गीला कर गया। हिजाब शौक की कैफियत में कभी अपने कपड़े और कभी गुब्बारे वाले केक को देखती, जिस पर चॉकलेट से सारा कवर करके ऊपर मोमबत्ती लगाई हुई थी। हिजाब को हालत देखकर सबकी हंसी निकल गई। अजरा की बच्ची, ये तुम्हारी हरकत है ना? और आप भी इसके साथ मिल गई? हिजाब अपना रोना रोते हुए बोली और सायम के गले लग गई। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए, मुझे तो मज़ा आया। अयान अजरा के साथ ताली मारते हुए बोला, जबकि हिजाब ने मुंह बसोरा। अच्छा बस अब कोई तंग ना करे। हिजाब गुड़िया, ये एक प्रैंक था, असली केक तो हम मम्मा बाबा के साथ काटेंगे सुबह। महरम अजरा और अयान को मसनूई आंखें दिखाते हुए बमुश्किल हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, ओके आप भी। मम्मा बाबा का सुनकर हिजाब खुश हो गई। चलो फिर हम भी निकलते हैं, काफ़ी लेट हो गया। अयान भी अपनी घड़ी देखता हुआ बोला, अल्लाह हाफिज़ बंदरिया। सबको अलविदा कलामत कहता हुआ आयत को इशारा करके बाहर की तरफ चल दिया, जबकि आयत ने भी सबसे मिलने के बाद अयान की तलकीद की और बाकी सब भी अपने अपने कमरों में चल दिए। अगले दिन सायम अस्पताल से लीव करके हिजाब को किसी बहाने से बाहर ले गया था ताकि पीछे सरप्राइज अच्छे से रेडी हो जाए। हिजाब की जाते ही माज भी खान हाउस आ गया ताकि अजरा और महरम की मदद कर सकें। हिजाब के ड्रेस के कलर के इस तरह के गुब्बारे और लड़ियों से एक मखसूस जगह को सजाया। सारी तैयारी करने के बाद वो दोनों भी तैयार होने चली गई और मम्मा बाबा को भी इनके रूम में भेजा ताकि वो भी टाइम पर तैयार हो जाए। माज तो पहले ही घर जा चुका था। महरम भी अपने कमरे की तरफ चल दी। आप ही कैसी लग रही हूँ? अजरा अपने आप को शीशे में देखते हुए बोली। महरम ने अजरा को देखकर बेसाख्ता उसकी नजर उतारी। जो सी ग्रीन कलर की मैक्सी जो कि टुकनों तक आ रही थी, उसमें बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह, किसी की नज़र ना लगे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ और मम्मा के पास जाओ, किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो उन्हें। महरम ने उसे हिदायत की और अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई। पीछे अजरा ने जल्दी से हल्का सा मेकअप करके बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा और शीशे में अपना मुकम्मल जायज़ा लेकर तहरीम बेगम के कमरे की तरफ चल दी। महरम जब ड्रेस चेंज करके बाहर निकली तो उसे अजरा कहीं दिखाई ना दी। ब्लैक कलर की मैक्सी पहने इसके पांव तक आ रही थी, जो इसकी खुली रंगत पर बहुत भली लग रही थी। हल्के मेकअप में अपने लंबे बालों को ब्लू ड्रायर करके खुला छोड़ा और अपने आप को तनकीदी जायज़ा लेकर नीचे की तरफ चल दी, क्योंकि यकीनन हिजाब आने वाली थी और अभी उसने भी रेडी होना था। तहरीम बेगम जो अजरा के सदके वारी जा रही थी, महरम ने उनकी तवज्जो अपनी जानिब मशगूल करवाई। उन्होंने उसे देखकर बेसाख्ता नजरें फेरी कि कहीं उनकी ही नज़र ना लग जाए, लेकिन माओ की नज़र कहाँ लगा करती है। वाह आप ही, वैसे मैं ये क्या कह रही हूँ कि कोई आज आप पे लट्टू ना हो जाए। इतनी प्यारी लग रही हो आप, आपको कोई शहजादा भी आ ही जाएगा आपका। आप क्या कहती है मम्मा? अजरा शरारत से आग दबा कर बोली और तहरीम बेगम को भी अपने साथ मिलाना चाहा। हाँ क्यों नहीं, मेरी बेटी तो दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लगेगी। और वैसे भी मैंने महरम के रिश्ते के बारे में कोई बात करनी है, अब इन सब से निपट कर फिर होगी तफसीलन। तहरीम बेगम ने महरम को अपने साथ लगाते हुए कहा। महरम जो इनकी बातों पर छनक गई थी, इस बात पर नासमझी से उन्हें देखने लगी। माशाल्लाह मेरी बेटियां तो बहुत प्यारी लग रही है। इसी असना में जमान साहब भी अंदर आए और इन दोनों को गले लगा कर प्यार किया। बाहर कार की आवाज़ पर दोनों सारी सोचों को झटकते हुए बाहर की तरफ चल दी ताकि हिजाब को तैयार कर सके, लेकिन हिजाब ने तो सब घर वालों को और घर की सजावट देखकर खुशी के मारे मुंह पर हाथ रख लिए। ओह वाह, थैंक यू सो मच मम्मा पापा, और आप सबको भी। आपको नहीं पता ये मेरे लिए सबसे अच्छा सरप्राइज़ है। हिजाब आंखों में चमक लिए बोली। अच्छा बाकी बातें छोड़ो, सबसे पहले तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले होंगे। महरम और अजरा हिजाब को लेकर अपने कमरे की तरफ चल दिया और सायम भी रेडी होने के लिए अपने कमरे की तरफ चल दिया। जमान साहब और तहरीम बेगम ने नीचे ही थे ताकि वो आने वाले मेहमानों को रिसीव कर सके। अरे आओ आओ एहतशाम, कैसे हो तुम? हमें भूल ही गए हो। मिसेस खान और मिसेस शाह एक दूसरे के गले लगी तो जमान साहब ने एहतशाम साहब से कहा, अरे नहीं बस कामों में मसरूफ़। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? परीशे ने भी अफ़ान की तलकीद की। इससे पहले कि एहतशाम साहब अपनी बात मुकम्मल करते, अफ़ान जो कि कब से इन दोनों को बात करते देख रहा था, आखिरकार बोल पड़ा।
ओ यंग मैन, मैं बिल्कुल ठीक। और हमारी बेटी कैसी है? इनसे तो मुलाकात हो ही जाती है। जमान साहब ने अफान को गले से लगाते हुए आखिर में शरारत से कहा, हमारी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। तो तहरीम बेगम ने बेसाख्ता परिशे को गले लगाया, जो नेवी ब्लू कलर की मैक्सी में बहुत प्यारी लग रही थी। आंटी महरम वगैरह कहाँ है? परिशे ने इधर उधर नजरें घुमाते हुए कहा, वो ऊपर अपने कमरे में है, ऊपर ही चली जाओ, उन्होंने परिशे को बताया। परिशे, जिसका ध्यान अपनी मैक्सी की तरफ था, सामने से आते हुए मास को देख ना सकी, जिसके नतीजे में इन दोनों की जोरदार टक्कर हुई। इससे पहले कि मास कुछ बोलता, परिशे को देखकर उसकी जबान दांतों से चिपक गई। मास एकटक उसे देख के जा रहा था जब परिशे की चुटकी बजाने पर होश में आया। हेलो सर जी, कैसे हैं? परिशे आंखों में शरारत लिए बोली, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मास के चेहरे पर उसे देखकर जो मुस्कुराहट आई वो दूर खड़े मिस्टर एंड मिसेस आफंदी ने बहुत गौर से देखी, और मिसेस आफंदी को इस वक्त अपने बेटे का दिल चुराने वाली का पता लग गया था। जो इनके बेटे को इतने दिनों में पता न लगा, वो 1 मिनट में वो जान चुकी थी। अंकल, आपके बड़े साहबजादे साहब किधर हैं? जमान साहब, एहतशाम साहब और मुराद साहब बातों में मसरूफ थे। जब सायम ने एहतशाम साहब से पूछा, मुराद को जमान का भाई होने की वजह से वो लोग जानते थे। लो देखो, आ गया मेरा शेर। एहतशाम साहब फकर से अजलान की तरफ देखकर बोले, जो ब्लैक पैंट कोट में नजर लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था। अजलान और अफान ने एक जैसी ड्रेसिंग की थी। अस्सलाम वालेकुम अंकल आंटी। अजलान ने अपनी मखसूस बारोब अंदाज में सलाम किया और जो खुशी से सायम के गले लगा। जमान साहब ने बहुत खुशदिली के साथ मुसाफा किया। तहरीम बेगम ने भी उसके सर पर प्यार किया। इन्हीं बातों में आयता आयान की फैमिली भी आ गई और इनसे मिलने के बाद वो सब को लेकर अंदर आए। आयत, जिसने पिंक कलर के मैक्सी पहनी हुई थी, जो बहुत प्यारी लग रही थी। अयान भी पैंट कोट में मलबूस था। आयत सबसे मिलकर तहरीम बेगम से अजरा का पूछकर महरम के कमरे की तरफ चल दी। चलें, अब हम भी चलें, इसे दुल्हन ना बनाना। आयत हिजाब को देखकर जलकर बोली, हाँ हाँ बस हो गया, बस ये लास्ट है, करल डाल लूँ। महरम मसरूफ अंदाज में बोली, और करल डाल कर ही दम लिया। हिजाब प्लम कलर की मैक्सी पहने, बालों में कलर डाले, हल्का हल्का मेकअप किए, बहुत प्यारी लग रही थी। हिजाब तो माशाल्लाह प्रिंसेस लग रही है। परिशे ने तो झट से उसकी तारीफ कर डाली। चल, अब वैसे भी काफ़ी लेट हो गई है। हिजाब के साथ इन चारों ने जैसे ही लॉन्ज में कदम रखा तो सबने उन्हें देखकर माशाल्लाह कहा। अजलान, जो सायम के साथ बातों में मसरूफ था, महरम पर नज़र पड़ते ही उसे देखता रह गया, लेकिन बहुत जल्द खुद को कंपोज करके नज़रें फेर ली, क्योंकि जो बात उसका दिल उसे समझाना चाह रहा था वो इसे समझना ही नहीं चाहता था। चुड़ैल लग रही हो बिल्कुल। अयान ने हसब आदत उसे छेड़ा, जबकि हिजाब ने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा, जबकि अयान तो उसका एटीट्यूड देख कर रह गया। चले जल्दी आ जाए, सब केक कटिंग करते हैं। अजरा ने इन सब की तवज्जो केक की तरफ मजबूर करवाई। तालियों की आवाज़ पर हिजाब ने हंसी खुशी केक काटा और सब ने हिजाब को गिफ्ट दिए। आयत को देखकर सायम के चेहरे पर नागवारी फैली, जो मास के साथ बहुत फ्रैंकली बात कर रही थी, जो कि अजलान ने बहुत गौर से देखी और मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट जब्त की, क्योंकि वो इसकी आयत से चिढ़ से वाकिफ था, लेकिन इसने कोई भी बात करना मुनासिब न समझा। हिजाब के मुताबिक ये उसकी बेस्ट बर्थडे थी। इसी तरह इस तकरीब का अख्ताम हुआ। पूरी तकरीब में महरम मसलसल मिसेस शाह की नज़रों के हिसार में थी, क्योंकि उसे देखकर जो बात इनके जहन में आई उससे उनकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उन्हें अपने अजलान के लिए ऐसी ही समझदार और मासूम लड़की की तलाश थी। उन्होंने बहुत जल्द इस बारे में एहतशाम साहब से बात करने का सोचा, लेकिन कौन जाने तब तक कितनी देर हो चुकी होती। बाकी मेहमान तो चले गए जब जमान साहब ने एहतशाम साहब, मुराद साहब और आफंदी साहब को चाय के लिए रोक लिया। मास भाई, आप यहाँ हैं, मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। अजरा, जो कब से मास को ढूंढ रही थी, देखते ही मास के पास पहुंचकर पूछना शुरू किया, मैं कब से यही हूँ प्रिंसेस, और बताओ क्यों ढूंढ रही थी। मास ने मुस्कुराते जवाब दिया, मैं क्यों ढूंढ रही थी, भूल गई। अजरा मुंह बसोर के बोली तो मास का कहका गूंजा, ओहो मेरी प्रिंसेस भूल गई, कोई बात नहीं, जब याद आए तब बता देना, ओके। माज ने प्यार से उसका गाल खींचते हुए कहा, उफ नहीं खींचा करे, गाल दर्द होता है। अजरा ने मुंह बनाया, अच्छा ठीक है, याद आ, क्या आया, क्या कह रही थी? नहीं मतलब हाँ। अजरा जो नहीं कहने लगी थी, सामने से आते अफान को देखते बात बदल कर जल्दी से हाँ किया, हाय गाइस, व्हाट्सअप, क्या हाल है? अफानी इनके पास बैठते माँ से बात करने लगा, हम ठीक, तुम बताओ क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। वो दोनों अपनी बातों में लग कर अजरा की मौजूदगी को फरामोशी कर बैठे। मास भाई, हमने सेल्फी लेनी थी, याद आया? अजरा से खुद को इग्नोर किया जाना बर्दाश्त ना हुआ तो मास को मुखातिब किया,
ये भूल गई थी आप, चलो लेते हैं। ये कहते मास खड़ा हुआ तो अजरा उसके साथ खड़ी होकर सेल्फी लेने लगी, मगर अफान को यूं दोनों का साथ खड़े रहना एक आंख न भाया तो फौरन अजरा से फ़ोन लेते हुए कहा, आप थोड़ी छोटी है, मास भाई पूरे नहीं आ रहे, मैं लेता हूँ। ये कहते उसने अजरा को कुछ कहने का मौका दिए बिना 2-4 सेल्फी ली और मोबाइल पकड़ाते हुए कहा, आपको महरम बुला रही है। पर आप तो कब से यहाँ हैं, आपको कैसे पता? अजरा कहाँ चुप रहती। इससे पहले अफान उसे भेजने के लिए कोई बहाना ढूंढता महरम वहीं आ गई। अरे आप सब यहाँ हो, वहाँ बाकी सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। महरम ने आते हुए सबको बताया। हाँ चलो, आप ही ने आप मुझे बुलाया था। अजरा को तो अच्छा मौका मिला था अफान की बेइज्जती करने का, भला कैसे जाने देती मौका? नहीं, अरे हाँ मैंने बुलाया था, तुम आई नहीं तो खुद आना पड़ा, अब चलो। पहले मना करते हुए कुछ कहने लगी थी कि अफान की तरफ नजर गई तो इशारा समझते बात संभाली और फिर सब लोगों की तरफ चल दिए। लाउंज में सब खुशगपियों में मसरूफ थे। जब महरम वहाँ चाय लेकर आई, अजलान की नज़रें मुसलसल उसके वाइफ करने में मसरूफ थी। कितनी प्यारी बेटी है माशाल्लाह। मिसेस शाह ने चाय पकड़ाते हुए इसे प्यार दिया, जिससे वो छनक कर मुस्कुरा दी और इसके मुस्कुराने से इसकी ठोड़ी का तिल भी पूरी शान से मुस्कुराया। अजलान की नज़रें इसके तिल पर जम के रह गई, लेकिन खुद पर कंट्रोल करना वो बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए साइम से बातों में मसरूफ हो गया। जबकि महरम जो मुसलसल इसकी नज़रों से कन्फ्यूज़ होकर अपने हाथ मसल रही थी, सबसे एक्सक्यूज़ करके वहाँ से उठ खड़ी हुई और अपने कमरे की तरफ चल दी जहाँ बाकी सब भी मौजूद थी। महरम जब कमरे में दाखिल हुई तो वो सब इसके बेड पर डेरा जमाए बातों में मसरूफ थी। क्या राज और नियाज हो रहे हैं, हमें भी तो पता चले। महरम इनके पास ही बेड पर बैठते हुए बोली, कुछ खास नहीं आपी, बस ऐसे ही हम लोग ना अपने होने वाले पार्टनर्स को डिस्कस कर रहे थे कि कैसा होना चाहिए। अजरा शरारत से आंख दबाकर बोली, ओके तुम लोग जारी रखो, मैं चेंज करने जा रही हूँ। क्योंकि महरम को इस टॉपिक से चिढ़ थी, इसीलिए वो नफ़ी में सर हिलाते वहाँ से उठ खड़ी हुई। अरे अरे किधर, चुप करके यहाँ बैठो और हमें अपने नादर ख्याल के बारे में आगाह करो। परीशे अब अपना मसनूई रौब झाड़ते हुए बोली, तुम भी परीशे इन पागलों के साथ मिल गई? महरम हैरान होते हुए बोली, चूँकि इन दोनों में सिर्फ 6 माह का फ़र्क था, इसीलिए वो कभी आप जनाब के चक्कर में ना पड़ी थी। हाँ चलो अब बताओ, क्योंकि तुम जो मर्जी कह लो, एक लड़की ने माइंड में अपने हमसफ़र के लिए कुछ सोचा होता है, वो कैसा हो? परीशे एक्साइटेड होकर बोली, मैं चाहती हूँ मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जो मेरी गलती पर मुझे बच्चों की तरह समझाए और मेरी केयर करे और मेरे अंदर के दर्द को बाहर निकाल कर मोहब्बत भर दे, मेरी बातें सुने, मेरे अश्क पहुँचे, जो मेरे गुस्से के पीछे अपने लिए होने वाली फिक्र और तवज्जो को समझ सके, जो मेरे साथ दुनिया घूमने के बजाय मेरा हाथ पकड़ कर काबे के चक्कर लगाए, और अगर मैं अल्लाह के किसी हुक्म से गाफिल हूँ तो मेरा हाथ थाम कर बोले, मैं जन्नत में अकेला नहीं जाना चाहता, मुझे जन्नत में भी तुम्हारा साथ चाहिए। महरम ट्रांस की कैफियत में बोलते हुए किसी और ही जान में थी और वो चारों पूरे हनमाग से महरम की बातें सुन रही थी। इन्हें तो बेसाख्ता उस शख्स पर रश्क आया जो महरम की ज़िंदगी में आएगा। हेलो, कहाँ खो गए? महरम इन सबको देखते हुए हंस कर बोली। इसके चुप होने पर इन चारों ने बेवक्त आमीन कहा। आप ही ये सारी बातें मेरी थी। अजरा मसनूई मुंह फुलाकर बोली, तो मेरी जान, अल्लाह करे तुम्हें मेरे से भी बेहतरीन साथी मिले। महरम प्यार से उसके गाल छू कर बोली, मुझे तो बिल्कुल मेरे जैसा चाहिए। आयत एक अदा से बाल झटकते हुए बोली तो वो सब कहका लगा कर हंस पड़ी। वैसे परीशा आपी, सबसे पहले शादी आप ही की होनी चाहिए। वैसे कोई हीरो है क्या, हमें भी बताएं, जिसके सामने आने पर आपके दिल में घंटियां बजी हो। हिजाब ड्रामाई अंदाज में बोली, जबकि इसके एकदम से पूछने पर वो जी भरकर गड़बड़ाई और आंखों के सामने छन से मांस का सरापा लहराया। क्या फजूल सोचती हो तुम परीशे? वो अपने आप को मलामत करते हुए बोली, कुछ पूछा है, कहाँ खो गई? ओ हाँ, नहीं कुछ नहीं, परीशे खसियाँ कर बोली, क्योंकि अगर इन लोगों को कुछ पता लगता ना तो फिर इसकी खैर नहीं थी। दरवाज़ा नॉक होने पर वो लोग इसकी तरफ मतवजा हुई। इजाज़त लेकर रहमत बुआ अंदर आई। वो नीचे परीशे और आयत बीबी को बुला रहे हैं। वो पैगाम देकर चली गई। चलो लगता है घर वापस जाने का वक्त हो गया है, मेरा पेंडिंग पे, परीशे शरारत से बोली। वह सब मुस्कुराते हुए नीचे की तरफ चल दी। अच्छा चलो निकलते हैं, हम काफ़ी टाइम हो गया, एहतशाम साहब ने कहा, जबकि महरम ने तो बाकायदा शुक्र अदा किया कि इसका दोबारा सामना नहीं हुआ। ओके बंदरी। आयान जाते जाते भी हिजाब को छेड़ने से बाज आया, क्योंकि उसके मुताबिक जो मज़ा हिजाब को छेड़ने में था वो और किसी चीज़ में नहीं। लगता है सारे पागल इसी घर में आ गए। अफान ने भी आयान के कंधे पर हाथ रखते हुए अजरा को निशाना बनाया, लेकिन जाहिर नहीं होने दिया। यूं बदतमीज़ पागल किसे कहा? अजरा को तो अपने आप को पागल कहने पर आग ही लग गई। मैंने तुम्हारा नाम लिया क्या?
मैं तो सारे कहा, तुम्हारा तो वो हिसाब है, चोर की दाढ़ी में तिनके वाला। अफान अजरा का मजाक उड़ाते हुए बोला, शट अप, मेरे से पंगे ना लिया करो तुम। अजरा चिढ़ कर कहती वहां से वॉकआउट कर गई, जबकि पीछे इन सब के कह के उबल पड़े, तुम मेरी बहन को तंग ना किया करो, सुधर जाओ। महरम उसे मसनूई आंखें दिखाते हुए मिस्टर एंड मिसेस शाह की तरफ मुतवज्जा हुई। सायम भाई वो, आयत झुंझला कर बोली। वो कब से सायम के पाँव के नीचे से दुपट्टा निकालते चिढ़ गई थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ, क्यों चीख रही हो? वो आपके नीचे? क्या मेरे नीचे? हाँ, मुंह से बोलो। आयत की आवाज़ गले में ही फंस गई थी जब सायम मुक्ता कर बोला, मुझे पता है, इसका मतलब क्या है? क्या आप चाह रहे हैं कि अभी यही रह जाऊं ना? आयत ने बेध्यानी में अपने दुपट्टे की तरफ इशारा करते हुए फिर से कुछ उल्टा सीधा बोल गई, जो सायम के पाँव के नीचे था, हमेशा की तरह जिसका एहसास उसे बोलने के बाद हुआ। आयत बीबी, कभी तो सोच समझ कर बोल ला करो, मेहरबानी होगी। सायम बाकायदा उसके सामने हाथ जोड़ कर बोला, सॉरी सायम भाई। आयत मन मना कर बोली। सायम के सामने आने से इसीलिए उसकी जान जाती थी। आयत जल्दी से वहां से गायब हुई, मबादा और कुछ गलत ना हो जाए। इन्हीं बातों के दरमियान आयत के घर वाले भी इजाज़त लेकर रवाना हुए। मेहमानों के जाने के बाद वो सब भी काम निपटा कर अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। अगली सुबह नाश्ता करते हुए साथ साथ मिस्टर एंड मिसेस आफंदी बातों में मसरूफ थे जब वो नक्शा तैयार होता डाइनिंग रूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम मॉम डैड। सबको सलाम करता माज अपनी कुर्सी पर बैठा और नाश्ता करने लगा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, मुझे बात करनी थी तुमसे, माज की मम्मा ने मुखातिब किया। जी मामा, बोले क्या बात है? ये कहते माज ने चाय का कप लबों से लगाया। मैं सोच रही हूँ अब हमें तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? उन्होंने बात करते मिस्टर खान को भी साथ मिलाना चाहा तो उन्होंने भी ताइदी अंदाज में सर हिलाया, जैसे इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हो। मॉम, इतनी भी क्या जल्दी है? और डैड आप भी? शादी के बाद सुनते उसके जहन में एक मासूम चेहरा घूमा, जिसे झटक कर उसने अपने मॉम डैड से शिकवा किया, अरे कैसी जल्दी, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी अब, और मैंने तो लड़की भी पसंद कर ली है। मिसेस खान तो जैसे अब उसकी शादी करवा कर ही सुकून लेती। ये बात सुनते ही माज जो चाय का घूंट ले रहा था उसे जोर का छुआ लगा। मतलब उसकी मर्जी का क्या? इसके लिए उसकी मम्मा लड़की भी पसंद कर चुकी थी और बता रही थी। अरे वाह, क्या वाकई? कौन है वो? हमें भी कब मिलवा रही है आप? मिस्टर खान अब सबसे पहली बार बोले, जबकि मिस्टर आफंदी की नज़रें मास के चेहरे का तवाफ कर रही थी कि वो अभी कुछ जिक्र करे और इस लड़की का लेकिन इन्हें नाकामी ही सामना करना पड़ा और इन दोनों की बातें सुनना मास के बस के बाहर था। अभी तो वो अपनी फीलिंग्स ही नहीं समझ सका था और ये सब यहाँ इसकी फैमिली तय करके बैठी थी। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए वो जल्दी से उठा और बाहर की तरफ चल दिया। पीछे वो दोनों इसे आवाज़ें देते रहे मगर वो कुछ सुने बिना ही चल दिया। मम्मा, कल आप ही के रिश्ते के बारे में कोई बात कर रही थी तो वो पूरी कर दें, कसम से कल से पेट में दर्द हो गया है। अजरा ने तहरीम बेगम को अपनी तरफ मतवजा किया। अजरा की बात पर महरम और हिजाब भी तहरीम बेगम की तरफ मतवजा हुई। हाँ, वो आपके बाबा के बिजनेस पार्टनर का बेटा है। आपकी बाबा से काफ़ी जान पहचान है तो इसीलिए उन्होंने रिश्ता मांगा है। अब कल इन लोगों ने आना है हमारी महरम को देखने। तहरीम बेगम ने तफसील बताई, जबकि इनकी बात सुनकर हिजाब और अजरा जोश में आ गई, लेकिन महरम के दिल की हालत पता नहीं क्यों अजीब सी हो गई थी। वो इन सबसे एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से उठ गई, जबकि बाकी घर वाले ने समझा कि शायद वो शर्मा गई है और पीछे वो सब दोबारा अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए। कमरे में आकर भी उसे समझ नहीं आ रही थी कि उससे ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन फिर ये सोच कर तसल्ली हुई कि अल्लाह जो भी अपने बंदों के हक़ में करता है बेहतर करता है। अल्लाह तो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो अपने बंदों के हक़ में कुछ बुरा करे? बेशक उसने कुछ बेहतरीन सोच रखा है। महरम ने अपनी आंखें बंद करके लंबा सांस खारिज किया और नमाज के लिए वज़ू करने चल दी। अफान जो कहीं जाने के लिए तैयार होकर सीढ़ियाँ उतर रहा था, अजलान को जल्दी घर आता देख परेशान हुआ। ये भाई क्यों इतनी जल्दी आ गए? वो बड़बड़ाने वाले अंदाज में अजलान के पास पहुंचा, जो सोफे पर सर पीछे गिराए माथे को मसल रहा था। भाई, आपकी तबीयत ठीक है ना? अफान ने परेशानी से इफ्तिसार किया। हाँ ठीक हूँ, बस सर दर्द है तो इसीलिए जल्दी आ गया। अजलान नज़रें चुराते हुए बोला, क्योंकि उसने कभी भी अपनी बहन भाई से झूठ नहीं बोला, लेकिन अब वो इसे क्या बताता कि उसे क्या हो रहा है जो इसकी समझ से बाहर है। भाई, अगर आपको कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आपके साथ मैं हूँ। अफान अजलान के साथ बैठते हुए बोला, मैं जानता हूँ, अब तुम जाओ, आज आपके फ्रेंड की गैदरिंग है। अजलान अपने आप को हशाश बशाश जाहिर करता हुआ बोला,
ओके भाई, चलता हूँ। अफान ने अब टालना ही बेहतर समझा, लेकिन वो अपने दिल में तैयार कर चुका था कि वो जान कर रहेगा कि भाई को क्या परेशानी है। अजलान अफान का कंधा थपथपा कर अपने कमरे की तरफ चल दिया। रात के वक्त वो अपने कमरे में बैठे थे जब मिसेस शाह ने बात का आगाज कुछ इस तरह किया। सुने, महरम कैसी लगती है आपको? मेरा मतलब है प्यारी बच्ची है ना? मिसेस शाह के यूं कहने पर मिस्टर शाह ठिठके और इनकी तरफ देखने लगे, तो उन्होंने अपनी बात दोबारा जारी की। मेरा मतलब था कि अजलान के लिए कैसी लगी आपको? मुझे तो बहुत पसंद है, बच्ची बिल्कुल वैसी है जैसी अजलान के लिए चाहिए मुझे। मिसेस शाह को तो अपनी ही धुन में बोलती चली गई। अरे अरे बेगम, मेरी भी तो सुन ले। महरम वाकई बहुत प्यारी बच्ची है और अपने अजलान के लिए बिल्कुल इस जैसी ही ठीक रहेगी। सुलझी हुई, समझदार, लेकिन पहले आप अजलान से तो बात कर लें। मिस्टर शाह ने पहले प्यार से टोकते हुए अपनी राय दी। जी, आप सही कह रहे हैं, पर मैंने सोचा आपसे पहले बात कर लूँ, फिर अजलान से करूँगी। वैसे मुझे पता है उसे कोई एतराज़ नहीं होगा। उनकी इस बात पर तायद करते अपनी बात मुकम्मल की। चले, कल अजलान से ही बात करूँगी। मिसेस शाह कल बात करने का सोचते हुए लैंप ऑफ करके लेट गई, जबकि एहतशाम शाह इनकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा कर रह गए। मिस परिचय, इस फाइल की सारी मालूमात मुझे चाहिए ठीक आधे घंटे बाद। इट्स क्लियर। मास, जो अपने कैबिन से लगातार परिचय को एक मेल वर्कर के साथ बात करते हुए देख रहा था, बर्दाश्त की हद खत्म होते ही अपनी जगह से उठकर परिचय के सर पर पहुंचा और दांत पीसते हुए उसे ऑर्डर दिया। लेकिन सर, मैंने आपसे कोई जवाब नहीं मांगा। चुप करके काम करें और ठीक आधे घंटे बाद मेरे पास लेकर आए। जबकि परिचय तो होंकों की तरह मास का सर्द अंदाज देख रही थी, जो अचानक कोई मिर्चें चबा कर आ गया था। क्या हो रहा है यहाँ? सब ठीक है मास? जमान साहब ने तशवीश से पूछा। जी बड़े पापा, वो बस काम दे रहा था परिचय मैडम को, लेकिन मुझे लगता है यहाँ सिर्फ बातें करने आती है ये। लेकिन इसकी बात पर परिचय ने नाराज निगाहों से उसे देखा। जी जी बेटा जी, मैं आपका अंदाज भी देख चुका हूँ कि आप किस तरह से बात कर रहे थे। जमान साहब ने उसे मसनूई आंखें दिखाई। इनकी बात पर मां सर खुजा कर रह गया, जबकि परिचय ने फातिया नजरों से उसे देखते हुए गर्दन अकड़ाई। आई एम सॉरी बड़े पापा, पता नहीं क्या हो गया था। माँ शर्मिंदगी से बोला और वहां से अपने कैबिन की तरफ चला गया। और आप चुप करके काम कर लें, इसके पास चाहे कोई शिकायत ना मिली मुझे। परिचय, जो अभी तक मुस्कुराहट दबाकर मास को जाता हुआ दिख रही थी, जमान साहब की तोप अपनी तरफ देखते हुए हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी जगह पर बैठकर फाइल पर काम करना शुरू कर दिया। काम मुकम्मल करने के बाद वो इजाज़त लेकर मास के कैबिन में आई। सर ये ले, इस फाइल का सारा काम कर दिया है। और कुछ परिचय दांत पीसते बज़ाहिर हंसते हुए बोली, वरना दिल कर रहा था यही फाइल उसके सर पर मार दे। नहीं मोहतरमा, अब आप जा सकती हैं। माजरस के अंदाज पर वह मुश्किल मुस्कुराहट छुपाई। परिचय, जो जाने के लिए मुड़ी थी, कुछ याद आने पर पलटी। वैसे सर, आंटी ने क्या आज मिर्चें खिलाई थी जो इतनी चबा रहे थे? परिचय आंख टपटपाते हुए बोली। मम्मा का तो पता नहीं, लेकिन ये काम बीवी जरूर कर सकती है। मास के बोलने का अंदाज ऐसा था कि परिचय भी घबरा गई। अल्लाह हाफिज सर। परिचय भागने के अंदाज से ऑफिस से बाहर निकली। उफ, ये सर को क्या हो गया? वो माथे से नादीदा पसीना साफ करते हुए बोली, जबकि पीछे माज उसकी जल्दबाजी पर कहका लगा कर रह गया। माज, मैं जल्दी घर जा रहा हूँ आज। महरम को देखने आना है तो ज़रूरी है, तुम संभाल लेना। जबकि परिचय, जो किसी काम के लिए मास के कैबिन में आई थी, ये बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया था और इनकी पर्सनल का ख्याल करते हुए वापस अपनी जगह पर चली गई। और एहतशाम साहब भी मास को सारा काम समझाकर घर के लिए निकल पड़े। ओए लड़के, बात सुनो मेरी। अजरा उसी रैगिंग करने वाले लड़के के ऊपर रौब झाड़ते हुए बोली। जी जी आप ही। वो लड़का भी फौरन मजहब बनकर उसके पास आया। मुझे एक बात बताओ और सच सच बताना, झूठ में सुनना और बोलना पसंद नहीं करती। अजरा शाहाना अंदाज में बोली, जबकि साथ बैठी आयत को तो इसकी बात पर गशी आ गई। सबसे बड़ी झूठी तो खुद ही कमीनी। दिल ही दिल में अजरा ने लाहुल पड़ी। जी जी पूछे। वो लड़का फौरन मिसना बनकर बोला। उस दिन तुमने जो हरकत की थी, किसके कहने पर की थी? जल्दी बताओ। अजरा एब्रूज काकर बोली। वह पुरानी बातें को क्या याद करना? वो लड़का अफान से अपनी दुर्गत याद करते हुए बोला। चुप करके बताते हो या नहीं? वो माथे पर शिकन लाकर बोली। वो जो बाद में सर आए थे ना, क्या नाम था उनका? हाँ, अफान। वो हड़बड़ा कर बोला और साथ ही अफान का नाम आहिस्ता आवाज में बोलिया। देखा, मैं तुम्हें कह रही थी ना, ये उसी की हरकत है। अब तुम देखना, इसे तो मैं नहीं बख्शती। अजरा आंखों में शैतानी चमक लाते हुए बोली और अफान के इंतजार में बैठ गई कि कब वो आए और बदला पूरा हो। जैसे ही वो टेबल पर आकर बैठा, अजरा फौरन उसके टेबल पर पहुंची। और हैरत की बात, इसका सिर्फ एक दोस्त ही था और वो अजरा को नहीं जानता था। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी लड़की को छेड़ते हुए? अफान, जो अभी टेबल पर बैठकर मोबाइल में मसरूफ हुआ था, उस अचानक आफत पर हड़बड़ा गया,
लेकिन फिर संभल कर खुद बोला। उसने अजरा को आग ही लगा दी। क्या हुआ बाजी जी? अफान मासूम शक्ल बनाकर बोला, जिसे उससे ज़्यादा शरीफ कोई है ही नहीं। उस दिन तुम रैगिंग कर रहे थे ना, उसे तुमने फूल देने को कहा, और ये बाजी कैसे बोला? तुम खुद हो गया अंकल। अजरा दांत पीसते हुए बोली। ओ जाओ बाजी, ना जान ना पहचान आकर इल्ज़ाम लगा दिया। हमने तो देखा भी नहीं आज आपको। एमवी फजूल में कहाँ कहाँ से उठकर आ जाते। अफान ये बात करके पूरी लापरवाही जाहिर करते हुए मोबाइल पर झुक गया, जबकि दिल ही दिल में अपनी एक्टिंग को दाद दे दी। चलो अजरा हम चलें। आयत जो कब से तमाशा देख रही थी, लड़ाई बढ़ते देख अजरा को देखकर बोली, जिसके मुंह के जाविये अफान को देखकर बिगड़ रहे थे, जैसे अभी कच्चा चबा जाएगी, और बाकी लोग भी इनकी तरफ मतवजा हो रहे थे। तुम भी मुझसे बात ना करो, मैं जा रही हूँ। अजरा की बात पर आयत ने हैरानगी से उसे देखा, जो पैर पटकते हुए वहां से गायब हो चुकी थी। आयत ने भी उसके पीछे दौड़ लगा दी। अजरा जब से यूनी से आई थी मोबाइल पर मसरूफ़ थी। तहरीम बेगम उसे बार बार कह चुकी थी कि काम में हाथ बटा दे, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी। अजरा अब तुम यहाँ से ना उठी ना, फिर मैंने आपकी खातिर तवाज़ा कर देनी है, बहुत अच्छे वाली। तहरीम बेगम कड़ कर बोली। आज महरम सो रही थी इस वक्त, और हिजाब की एक्स्ट्रा क्लास होने की वजह से वो भी लेट थी, इसीलिए वो अजरा से मदद का कह रही थी। जी मम्मा, उठ गई, इसकी क्या ज़रूरत है? अजरा फ़ौरन डरने की एक्टिंग करते हुए मोबाइल नीचे रखते हुए बोली, कोई स्वीट डिश देख लेना, बाकी मैं कर चुकी। वह अजरा को काम लगाकर खुद फ्रेश होने चली गई। इतनी देर में जमान साहब और सायम भी आ गए। सायम ने ही उन्हें ऑफिस से पिक किया था। सायम आपने सारा पता करवा लिया था ना? जमान साहब ने बात का आगाज़ किया। जी बाबा, सब कुछ ठीक है, मैंने 2-3 जगहों से पता किया। सायम ने तफसील बताई। आज मेरी बेटी ने किचन को कैसे शर्फ बख्शा। जमान साहब अजरा को देखकर शरारत से बोले, जबकि उनकी बात पर अजरा ने मुंह बसोरा। इसी असना में डोर बेल की आवाज़ पर वो मतवजा हुए। लगता है वो आ गए, मैं इन्हें बिठाता हूँ, आप अपनी मम्मा को भेज दें और आप मेरे साथ आ जाओ। उन्होंने सायम को अपने साथ आने का इशारा किया। मम्मा, वो लोग आ गए। अजरा ने उन्हें इतला दी। हाँ ठीक है, तुम महरम को तैयार करके नीचे ले आओ, मैं जूस सर्व करती हूँ। आप तैयार हो गई, चले फिर। अरे आप इतनी ठंडी क्यों हो रही है? अजरा महरम का हाथ पकड़ते हुए परेशानी से बोली। पता नहीं क्या हो रहा है। महरम रूहान सी होकर बोली। इसे तो समझ ही नहीं लग रही थी कि क्या हो रहा है। जाए अंदर, शाबाश। अजरा ने महरम को पचकारते हुए कहा। महरम ने अंदर जाकर सबको सलाम किया तो मिसेस वलीद ने उसे अपने साथ बिठा लिया। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है, हम तो अब ज़रा सी भी देरी नहीं करेंगे। क्यों भई है तशाम? वली साहब ने भी उन्हें मुखातिब किया। हाँ, मैं तो तुम्हें रात तक जवाब दूंगा, पक्का। इसी दौरान खाना सर्व हुआ। इन्हीं सब बातों में वो लोग रुखसत हुए। इनके जाने के बाद सायम महरम के कमरे में आया। अरे भाई आए ना? महरम सायम को देखते हुए बोली। हाँ, तो मैं आपसे पूछने आया था कि कुछ ये जो रिश्ता आया है, आप खुश हैं? सायम इसे अपने हिसाब में लेते हुए बोला। भाई जैसे आप सबकी मर्जी। महरम बाजार मुस्कुरा कर बोली। मुझे उम्मीद है वो मेरी गुड़िया के हक में बहुत अच्छा साबित होगा। जी भाई, इंशाल्लाह। महरम अपने भाई की खुशी देखते हुए बोली, क्योंकि उसे घर वालों की खुशी में खुश होना आता था, जबकि दिल पर मनो बोझ आ गिरा था, लेकिन पता नहीं क्यों, और वो ये क्यों समझने से कासिर थी। सायम मुस्कुराकर इसका माथा चूम कर कमरे से निकल गया और एहतशाम साहब को आगाह किया तो उन्होंने आनन फानन रिश्ता तय कर दिया। इनके मुताबिक दोस्ती बहुत गहरी थी और अच्छे रिश्तों में देरी नहीं करनी चाहिए, जबकि महरम का रिश्ता पक्का होने पर सबसे ज़्यादा खुश हिजाब और अजरा थी। बात बात पर महरम को छेड़ती, जबकि महरम सही से खुश भी ना हो पाती। इसके लिए यही बहुत था कि इसके घर वाले इस रिश्ते से खुश हैं। जान पहचान तो शादी के बाद भी हो जाती है, और असल मोहब्बत भी वही होती है जो अपने महरम के साथ हो। इसीलिए उस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। बाकी उसे यकीन था कि जो इसके हक में बेहतर होगा अल्लाह ताला वही करेंगे। बेशक। आपी, शाम को वक्त वो तीनों बहनें लॉन्च में बैठी हुई थी जब अजरा के किचन से आवाज़ लगाई। हाँ बोलो, क्या हुआ? महरम जो सोफे पर टांग पर ऊपर की पढ़ने में मसरूफ़ थी, अजरा की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ मतवजा हुई। मैंने कल चॉकलेट्स फ्रिज में रखी थी, कहाँ गई? भाई स्पेशल मेरे लिए लाए थे। अजरा नाराज़ होते हुए बोली। नहीं मेरी जान, तुम्हें पता है मुझे इसका इतना शौक नहीं, लेकिन इस चोरी वाले का काम की उम्मीद हिजाब से लगाई जा सकती है। महरम ने हिजाब के कान पकड़कर मरोड़ा। हिजाब जो मसनूई दिलजमी से टीवी की तरफ मतवज्जा थी, महरम के कान पकड़ने पर जी भरकर गड़बड़ा गई। तुम भूखी इंसान, अपना खाकर दूसरों की चीज़ों पर नज़र रखती हो। तुम नहीं बचती आज मेरे से। अजरा दांत पीस कर कशन उठाकर उसे मारने को दौड़ी, लेकिन हिजाब जैसी चीज़ हाथ आ जाए ऐसा मुमकिन नहीं। अच्छा बस आखिरी बार माफ़ कर दो, आइंदा नहीं खाती कुछ, आजा मेरे पास। महरम ने हमेशा की तरह हिजाब की तरफदारी करके उसे बचाया और अपने पास बुलाया।
ہائے میری سب سے پیاری آپی۔ حجاب نے محرم کے گال پر محبت بھرا لمس دیا۔ اور تم باز آ جاؤ حجاب، اب اگلی دفعہ میں تمہیں بالکل نہیں بچاؤں گی۔ اچھا نا اب اپنی آپی سے ناراض ہوگی؟ محرم نے ہمیشہ کی طرح حجاب کو سمجھایا، جبکہ وہ جانتی تھی حجاب کو سمجھانا مطلب بھینس کے آگے بین بجانا، اور پھر عذرا کی طرف متوجہ ہو کر اسے اپنے حصار میں لے کر پچکارا۔ آپ کو پتہ ہے میں آپ سے ناراض نہیں ہو سکتی، لیکن اسے بھی سمجھا لے کہ آئندہ میری چیزوں سے دور رہیں، ورنہ اگلی بار مما کو بابا کو بتا دوں گی۔ عذرا نے محرم کے گلے لگتے ہوئے دھمکی دی۔ اچھا بابا اب بس کرو لڑائی، آؤ میں تم دونوں کو پاستا بنا کر کھلاؤں، محرم کتابیں سمیٹتے ہوئے بولی۔ محرم نے تمام سوچیں اپنے ذہن سے نکال دی تھی، کیونکہ اس کے مطابق جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ واؤ آپی جلدی چلیں، عذرا اور حجاب بے وقت بولی، اور تینوں ہنستے ہوئے کچن کی طرف چل دی۔ ان تینوں بہنوں کا پیار ایسا ہی تھا، ایک پل میں لڑائی لیکن دوسرے ہی پل میں ایسی ہوتی جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اذلان نہیں آیا، ٹیبل پر جاؤ عفان بلا کر لاؤں۔ وہ سب لوگ ڈنر پر موجود تھے جب احتشام صاحب نے کہا السلام علیکم ڈیڈ۔ اذلان آنکھیں ملتا ہوا بولا کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ مسز شاہ نے پریشانی سے استفسار کیا۔ جی موم، بس ویسے ہی سر میں درد ہے اور کوئی بات نہیں، آپ لوگ کھانا شروع کریں۔ اذلان ان سب کو بولتا ہوا کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، جبکہ عفان بہت غور سے اذلان کو دیکھ رہا تھا۔ اذلان کے ایک دم آئیبرو جھکا کر دیکھنے پر نفی میں سر ہلا کر کھانے پر جھک گیا۔ اور ہاں مجھے ایک بات تو آپ لوگوں کو بتانی یاد ہی نہیں رہی۔ پریشی ایک دم سے سر ہاتھ پر مار کر بولی بول لو، کیونکہ بولے بغیر تمہیں کھانا تو ہضم نہیں ہوگا۔ عفان نے گویا اسے اجازت دی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے محرم کا رشتہ لے کر آئے تھے آج کچھ لوگ، اور میرے خیال سے پکا بھی ہو گیا ہوگا۔ اذلان جو لاپرواہی سے کھانا کھا رہا تھا محرم کا نام سن کر پریشی کی طرف دیکھا، جبکہ اگلی بات پر اس کے گلے میں پھندا لگ گیا۔ بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ اذلان کو کھانس کھانس کر دورہ ہوتے دیکھ عفان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی پیٹھ سہلائی۔ باقی سب بھی پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہاں میرا ہو گیا، بس میں اپنے روم میں جا رہا ہوں۔ اذلان ٹیشو سے منہ تھپ تھپاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے کی طرف چل دیا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ عفان کی پرسوچ نگاہیں ابھی تک اذلان پر جمی تھی، کیونکہ اتنا تو وہ جان گیا تھا جو بھی باتیں وہ محرم سے متعلق ہیں۔ آیت جو ٹی وی اسکرین پر چلنے والی ہارر فلم پرانماگ سے دیکھ رہی تھی، کمرے میں ہونے والی آہٹ کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن ارد گرد دیکھنے پر کچھ نظر نہ آیا تو پھر اسی میں مصروف ہو گئی۔ لیکن اب کی بار آواز پہلے کی نسبت اونچی تھی۔ کون ہے؟ آیت نے ڈر کر پوچھا۔ اب کی بار بلی کی آواز سن کر اس کا دل دھڑ دھڑ کرنا شروع ہو گیا۔ کھڑکی بند کرتے جیسے ہی وہ اٹھی، پیچھے سے کسی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ لیا، جس سے اس کی چیخیں نکل گئی اور اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، جبکہ ایان جو اسے ڈرانے روم میں آیا تھا اس کا گلا پھاڑ کے رونے پر بوکھلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں پاگل ہو رہی ہو؟ ماما پاپا اٹھ جائیں گے۔ ایان اس کے بال کھینچتے ہوئے دانت پیس کر بولا تم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میرا ہاتھ فیل ہو جاتا۔ آیت اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی تو میری جان چھوٹ جاتی اور یہ ساری جائیداد میری ہوتی۔ ایان کہکا لگاتے ہوئے بولا زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چلو میرے روم سے باہر جاؤ، دماغ گھما دیا، آئندہ میری توبہ جو اس ٹائم ہارر مووی دیکھوں۔ آیت جل کر بولی، جبکہ ایان نے پھر سے اس کے بال کھینچ کر کمرے سے دوڑ لگا دی اور وہ چیختی رہ گئی۔ اذلان تو کمرے میں بھی ابھی تک سختی کی کیفیت میں تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی تو محبت کو محسوس کرنا شروع کیا تھا، آپ نے اسے کسی اور کے نام بھی کر دیا۔ اگر اسے مجھے ملانا ہی نہیں تھا تو میرے سے ملایا کیوں؟ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوا تھا اور بولا، اور آنکھوں میں بھی آئی نمی کو حیرانگی سے صاف کیا اور سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی ویسے ویسے دل پر بوجھ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ دل میں ابھی تک اس دشمنی جاں کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے کھونے سے ڈرتا تھا، بہت رونے سے ڈرتا تھا۔ پھر ایک دن سمجھ آیا کہ رویا ان کو جاتا ہے جو بچھڑ جائے مقدر سے، کہ کھویا ان کو جاتا ہے جو حاصل ہو مسیر ہو، جو دانستہ بچھڑ جائے اسے رویا نہیں کرتے، جیسے پایا نہیں اب تک اسے کھویا نہیں کرتے۔ محرم فائق چاہتا ہے کہ آپ ان سے ایک بار مل لیں تاکہ ایک دوسرے کو جان سکیں اچھی طرح، بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ تحریم بیگم نے اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ لیکن مما میں نہیں ملنا چاہتی، آپ کو پتہ ہے مجھے یہ سب پسند نہیں۔ محرم تو ملنے کو نام ہی پہ گھبرا گئی، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں، زندگی آپ دونوں نے ہی گزارنی ہے۔ انہوں نے اسے قائل کرنا چاہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فائق باہر سے پڑھ کر آیا ہے تو اس کی سوچ بھی ان کے مطابق ہے۔
मम्मा ज़रूरी तो नहीं कि हम बाहर जाकर अकेले में मिलें। महरम भी इन्हें समझाते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, हम आप पर किसी तरह की ज़बरदस्ती नहीं कर रहे। तहरीम बेगम मानते ही बनी, थैंक यू मम्मा। महरम इनके गले लगते हुए बोली और आंखों में आई नमी को साफ किया। एक लड़की के लिए आसान तो नहीं होता उस घर को छोड़ देना जहाँ इनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा हो, और किसी पराए घर को अपना कहना। ओहो, अभी से इमोशनल सीन किया हो गया, अभी तो शादी को टाइम है। अज़रा और हिजाब इन दोनों को पास बैठते हुए बोली, वैसे आप ही मैं आपको बहुत मिस करूंगी। हिजाब महरम के गले लगते हुए बोली, मैं भी रह गई। अज़रा मुंह बसोड़ते हुए कहा तो महरम ने मुस्कुराकर इन दोनों के लिए एक साथ गले लगाया। तहरीम बेगम इन तीनों को देखकर मुस्कुरा दी, और हाँ, मैंने आयत और परीशे को भी बता दिया है, उन्होंने किसी भी टाइम धाबा बोल देना है। अज़रा शरारत से बोली, हमारी ही बन्नों को तो देख ले वो आकर। हिजाब ने भी बोलना ज़रूरी समझा, आयत तो आने वाली होगी, परीशे आप ही थोड़ी देर तक आएगी, मास भाई भी उसके सामने मिर्चें चबाते रहते हैं। अज़रा हंसते हुए बोली तो महरम भी हंस दी। आयान उठ भी जाओ, मैंने तुम्हारे ऊपर ठंडा पानी फेंक देना है। आयत जो आयान को काफ़ी देर से उठा रही थी तंग आकर बोली, बकवास ना क्या करो मेरे साथ, आए दिन तुम वहाँ पहुँचती हो, कोई काम नहीं है क्या? आयान उसे ज़बरदस्त किस्म की झाड़ पिलाते हुए बोला, तुम्हें अभी असल बात नहीं पता, वरना तुम भी ऐसे ही उछल रहे होते। आयत जोश में बोली, बोलो क्या बात है, थोड़ा मैं भी खुश हो जाऊं। कसम से जब से आया हूँ तुम्हारी शक्ल देख देख कर सड़ी रहा हूँ। आयान आयत को तंग करते हुए बोला, हाँ इतनी ही बुरी लगती हूँ तो आंखों पर पट्टी बांध के घुमा करो। आयत उसकी बात पर तिनक कर बोली, खैर महरम आपी का रिश्ता हो गया इसीलिए जा रही हूँ, तुम भी उनसे मिल लेना। आयान जो आंखें मल रहा था उसकी बात पूरी खोल कर उसे देखने लगा। ये कब हुआ इतना अचानक? आयान हैरान होते हुए बोला और साथ ही फ्रेश होने चल दिया। अब इसे आयत से ज़्यादा जल्दी थी वहाँ जाने की। थोड़ी देर में फ्रेश होकर वो बाहर निकला तो वो दोनों खाना उसके लिए निकल पड़े। ऐसा करती हूँ महरम आपी के लिए कुछ ले लेती हूँ, आयान किसी मार्केट में रुकना। आयत ने उसे आगाह किया। जब अब की बार कुछ सोच कर आयान की आंखों में शरारत नाची, जबकि होठों पर शैतानी मुस्कुराहट थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? अंदर आते साथ ही आयत का सामना तहरीम बेगम से हुआ तो वो इनके गले लगते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? तहरीम ने उसे जवाब देते हुए आयान को भी सर पर प्यार किया। वो तीनों कहाँ हैं? थोड़ी देर इनके पास बैठकर आयत सबकी तलाश में नजरें दौड़ाते हुए बोली, वो तीनों कमरे में हैं, वहीं चली जाओ आप दोनों भी। तहरीम बेगम ने उन्हें बताया तो वो दोनों उठकर कमरे की तरफ चल दिए। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत मुबारक हो भी बन्नो। आयत सबसे मिलते हुए आखिर में महरम के गले लगते हुए शरारत से बोली, ज़्यादा जल्दी नहीं आ गई? अज़रा ने उसके एक घंटा लेट आने पर तंज किया। तो मैं क्या करती, ये नवाब नहीं उठ रहा था। आयत ने इन्हें वजह बताई। सुस्त लोग। हिजाब ने आयान को छेड़ना ज़रूरी समझा। वो तो अभी तक आयान से इसका बर्थडे गिफ्ट ना देने पर नाराज़ थी। क्या अभी भी नाराज़ हो? आयान सर खुजाते हुए बोला, जबकि उसकी बात पर हिजाब ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। चलो ठीक है, फिर अज़रा ये गिफ्ट तुम ही रख लो, कोई और तो बात ही नहीं कर रहा तो गिफ्ट भी कबूल नहीं करेगा। अज़रा जैसे ही गिफ्ट पकड़ने आ गई, हिजाब ने उसके हाथ से छीन लिया। मैं अपनी चीज़ें किसी को नहीं देती, समझ आई? और तुम 10 कदम पीछे रहो। हिजाब गिफ्ट उसके हाथ से छीन कर एक अदा से बोली और साथ ही अज़रा को हुक्म दिया। अज़रा मुँह बसोर कर उसकी नकल उतारी। इसी असना में परीशे भी आ गई। सबसे मिलाकर वो महरम के साथ ही बैठ गई। क्या हो गया, सबको चुप क्यों हो गए? क्या बातें हो रही थी? परीशे इन सबको खामोश देखकर बोली, वो आयान ने हिजाब को बर्थडे गिफ्ट अभी दिया है, महरम ने उसे बताया। अच्छा वाह, खोलो ना, क्या है अंदर? परीशे भी एक्साइटेड होकर बोली। हिजाब गिफ्ट खोलने लग गई, जबकि बाकी अब बहुत तहनमाक से उसे देख रहे थे। चूहा। लेकिन जैसे ही हिजाब ने वो बॉक्स खोला, उसके अंदर से चूहा निकलता देख उसकी चीख निकल गई। अब ये सूरत हाल थी कि सारी लड़कियां बेड के ऊपर और आयान इनका शोर सुनकर सायम के कमरे में आया, जो अभी अभी घर आया था। होकों की तरह इन्हें उछलते हुए देख रहा था। क्या हो रहा है यहाँ? सायम ने नासमझी से पूछा। वो सायम भाई, एक मजाक किया था नकली चूहे का, लेकिन लगता है मुझे ही महंगा पड़ गया। आयान अपने सीने पर वही बॉक्स बजते देखकर सीना सहलाते हुए बोला, जबकि उसकी शक्ल देखकर सायम की हंसी निकल गई। अब की बार होको की तरह देखने की बारी आयत की थी। ये जल्लाद हंसता भी है। आयत बड़बड़ाने वाले अंदाज में बोली, भाई आयत आपसे कुछ कह रही है। महरम जो इसकी बात सुन चुकी थी शरारत से इन दोनों को देखकर बोली, जबकि आयत का हाल ऐसा था कि जैसे अभी गिर जाएगी। महरम की बात सुनकर सायम ने आयत को देखकर भवें उचकाई, जैसे पूछ रहा हो क्या हुआ है। वो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी? हमेशा की तरह आयत की आवाज़ हलक में सब कुछ जा चुकी थी। क्या कहना है तुमने, बोलोगी भी या नहीं?
सायम तिनक कर बोला, जबकि बाकी सब आयत की हालत से हफ्स उठा रहे थे। हाँ, वो मैं कह रही थी कि आप हंसते हुए अच्छे लगते हैं। इसकी बात पर सायम ने दांत को पीसे, जबकि आयत रूहान सी हो चुकी थी, क्योंकि उसे पता था वो कुछ गलत बोल चुकी है। जबकि बाकी सबकी हंसी छूट गई। इनको हंसती देख सायम आयत पर एक कहर भरी नजर डालते हुए कमरे से निकल गया, जबकि आयत सर पकड़ कर बैठ गई। मैं नहीं बोलती आपसे महरम आपी, आपको पता भी है कि आपके भाई की मेरे साथ कोई खास दुश्मनी है, फिर भी, वो मुंह बसोड़ते हुए बोली, जबकि इन सब की एक बार फिर हंसी छूट गई। अच्छा अच्छा, सॉरी, अब नहीं करती। महरम इसे अपने पास बिठाते हुए बोली, तो मैं नहीं बकशती, मैं बदतमीज इंसान। हिजाब के हाथ में जो आ रहा था वो इसे मार रही थी। खादम हर वक्त हाजिर है। अयान शरारत से आंख दबाकर बोला। लैंप उठाते देख अयान वहां से दौड़ लगा दी, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं था कि सर ही फाड़ देती, जबकि वह अच्छा खासा वक्त गुजार कर घर गई थी। क्योंकि भाई के साथ क्या मसला हो सकता है? क्या महरम से इनकी कोई बात हुई है? नहीं नहीं, महरम तो किसी अरे गहरे से बात करना पसंद नहीं करती। अफान रात के वक्त अपने कमरे में मुसलसल अजलान के बारे में मफरोज़े लगा रहा था, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। उफ, क्या मुसीबत है। अचानक की टेंशन से अपने सर के बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। इतना जोर और शोर से क्या सोचे जा रहे हो कि कहीं कोई लड़की का चक्कर तो नहीं? परिशे जो अपने कमरे में जा रही थी रुक कर अफान को टहलते देखकर बोली, तुम तो बोला ही नहीं करो, कुछ उल्टा ही बोलती हो। अफान जो पहले ही भरा पड़ा था चिढ़ कर बोला, सब ठीक है ना? आपकी परिशे भी संजीदा हुई। अफान को वैसे ही कोई साथी चाहिए था जिसके साथ वो शेयर कर सके, इसीलिए उसने सारी बात परिशे को बता दी। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे महरम का तो ऐसा कुछ नहीं लगता। परिशे सारी बात सुनकर नासमझी से बोली, वही तो, यही तो मैं समझ नहीं आ रहा। अफान सोचते हुए बोला, चलो भाई को देख कर आते हैं क्या कर रहे हैं। अचानक ही परिशे को पता नहीं क्या सोची, वो उठते हुए बोली, तुम भाई की जासूसी करना चाह रही हो? अफान भवे उचकाते हुए बोला, उफ, चलो तो सही। परिशे उसका हाथ पकड़कर अजलान के कमरे की तरफ चल दी। क्या देख रहे हो कब से? अंदर क्या है कर रहे हैं भाई? परिशे तिनक कर बोली। अफान जब से आया था कमरे के लॉक वाली जगह से अंदर देखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिगरेट पीने के अलावा अंदर कोई शक्ल नहीं हो रहा था। कमर हिला हिला कर मुजरा कर रहे हैं, देखना है तुमने भी? अफान मसनूई संजीदगी से बोला, तमीज से बात किया करो और जरा आहिस्ता बोलो। परिशे सरगोशी से बोली, हद हो गई है, इतने सिगरेट कौन पीता है, बंदा पी पी कर काला ही हो जाए। अफान आहिस्ता आवाज में जल कर बोला, उफ, पानी भी खत्म है, नीचे से लाना पड़ेगा। अजलान खाली जग देखते हुए बोला और नीचे जाने के लिए जैसे ही दरवाज़ा खोला, अफान जो दरवाजे के साथ चिपक कर खड़ा था धड़ाम के साथ नीचे गिरा, जबकि परिशे ने दीवार का सहारा लेकर अपने आप को गिरने से बचाया। जबकि अजलान पेशानी पर बल डाले इन दोनों को देख रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो रात के इस वक्त तुम दोनों? अजलान नासमझी से बोला, वो भाई, हम आपसे मिलने आए थे, याद आ रही थी आपकी। अफान कमर पर हाथ रख कर खड़े होते हुए बोला, जबकि अजलान मुसलसल हाथ बांधे इसे घूरने में मसरूफ था। भाई, अब मैं कमर दबाए बगैर नहीं जाऊंगा। अफान बेड पर लेटते हुए बोला, जबकि अब अजलान का रुख परिशे की जानिब था, क्योंकि अफान को तो इसके बाद में ठीक करने का सोचा। अजलान का रुख अपनी तरफ देखता पाकर परिशे ने हलक तर किया, वो भाई, मैं उसे देखने आई थी, ये छुप छुप कर आपको देख रहा था, तो मैं उसे कह रही थी कि किसी की जासूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा भाई, मैं चलती हूँ। परिशे मसनूई जमाई लेते हुए अपनी समझदारी से बनते हुए बोली और साथ ही वहां से दौड़ लगा दी, जबकि उसकी हरकत पर अफान ने दांत पीसे जैसे दांतों के नीचे परिशे हो। और तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, ये ना हो कि एक दिन तुम मुझसे खा लो। घोड़े जितने हो गए हो, लेकिन अकल घुटनों में ही रह गई है। चलो उठो, आप कमरे में जाओ। अजलान तासिफ से गर्दन हिलाते हुए बोला, भाई अब घोड़ा तो ना कहे अपने इतने हैंडसम भाई को। अफान बेड से उठकर लड़खड़ाते हुए मुंह बसोर कर बोला, भाई ने तो मुझे ही मुजरा करा दिया, हाय मेरी कमर। जबकि इसकी हालत आंटियों वाले अंदाज में दुआइयाँ करते देख अजलान ने बमुश्किल मुस्कुराहट दबाई और पानी लेने किचन की तरफ चल दिया। इसको समझ आ गई थी कि जो चीज़ आपके नसीब में नहीं होगी वो आपको किसी सूरत नहीं मिल सकती, और जो चीज़ आपके नसीबों में होगी तो कोई दूसरा आपसे इससे छीन नहीं सकता।